लो, कैसे भी लो, सारी मिल जाती है। तो हमारे को क्यों इतना पैसा लगाना, क्यों क्या करना, कौन ड्राइवर रखे, कौन पार्किंग के झमेले में फंसे, कौन ट्रैफिक के झमेले में फंसे। तुरंत हमारे को 1 घंटा आधा घंटा का काम किया, वापस गाड़ी हमने मंगा ली और पार्किंग का कोई झमेला नहीं। तो हमें क्या है कि एक ट्रेंड को फ्रेंड बनाना, ये हमारे को आना चाहिए। और एक हम जो एक सफल और असफल व्यक्ति में सिर्फ एक ही फर्क रहता है कि वो उस नए ट्रेंड को समझ नहीं पाता और नए ट्रेंड को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाता। एक्सेप्ट नहीं कर पाने के भी कारण है कि हमारे पूर्वजों के जो डीएनए में हमारे साथ है, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, हमारा जो जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उनके संगत का, हम उस परंपराओं को हिसाब से हम समझ नहीं पाते हैं। और एक व्यक्ति क्या करता है कि वो ये तात्कालिक लाभ के पीछे दूरगामी लाभों को खो देता है। मैं आपको एक बहुत बढ़िया सा उदाहरण बताता हूँ कि जब मेरा छोटा भाई राधे जो है कि उसने बीटेक किया और बीटेक करने के बाद जब ये आया तो इसने सबसे पहले मैंने कहा कि मेरे को कुछ जॉब करना है। तो इसका एग्रीकल्चर में काफी रुझान था, तो मैंने टीसीजी के यहाँ 200 बीघे का फार्म हाउस है, मैंने उस पर उसका जॉब लगाया, जो एग्रीकल्चर पे की पौधे प्लांटेशन और ये सारा काम देखता था। उसने साल 6 महीने करने के बाद कहा कि मेरे को यार ठीक नहीं लग रहा, रोज दौड़ भाग रही है, इतना है होता नहीं, कर नहीं पा रहा हूँ। तो उसको मैंने गिर गाय लाया, मैं करीब 10-1 लाख रुपए की, और गिर गाय का खोला डेयरी फार्म। और डेयरी फार्म जब खुला तो उसने कुछ दिनों तक काम किया, लेकिन वहां से भी वो कहा यार मैं नहीं कर पा। अब मेरे गायों की हालत, जब उसने काम छोड़ दिया तो मैंने मजदूर देख रहे थे जिनकी सैलरी हुआ करती थी महीने की 30,000 रुपए, 25 से 30,000 रुपए उनकी, 30,000 रुपए करीब उनकी सैलरी थी। 30-40,000 रुपए का बांटा वाटा जो है कि वो करके उसको खलन करके ये होता था 70,000 रुपए का। लेकिन जो उसके छोड़ने के साल 6 महीने बाद ही गायों की हालत इतनी बदतर हो गई कि उनका दूध का जो प्रोडक्शन वो भी कम हो गया। तो अब गाय सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। अब गायों को मैं बेचने जाऊं तो जिस गाय को मैं 1 लाख रुपए में लेके आया उसको कोई 20,000-30,000 भी नहीं थे। ऐसी हालत हो गई गायों की, ऐसी दशा कर दी क्योंकि उन्होंने 6 महीने में, क्योंकि गायें गिर गायें थी तो गिर गायों की क्या देख रेख बिल्कुल सही टाइम पे होना चाहिए। टाइम पे भले खाने को कम चाहिए लेकिन टाइम पे उनको पानी पिलाना, टाइम पे चारा डालना, टाइम पे उसको पाटा रखलाना, ये सारा टाइम टू टाइम होता है। अब मेरे पास, मैंने कहा यार क्या रास्ता है, तो मैंने पूरी कैलकुलेशन लगाई कि यार कि मैं गायों को अगर मैं बेचने के इनको यार कि साल 2 साल, महीने 6 महीने 5-6 महीने गायों की दशा को सुधार के फिर बेचेंगे तो अपने को कितना मिलेगा। लेकिन आज अगर मैं गायों को यूं का यूं भी दे देता हूँ और 6 महीने में गाय नहीं बिकती है तो 7×42 4,20,000 रुपए का मुझे ये फायदा हो रहा है। अब वो क्या है कि जो मैं 8 लाख रुपए 9 लाख रुपए जो मैंने गायों को लगा, अगर मैं उसको देख के कि ये देखता रहता कि यार इन गायों को मैं ठीक, इनकी स्थिति को ठीक अवेयर के या कोई करके फिर बेचेंगे तो मेरा 70,000 रुपए का महीना खर्चा हो तो मेरा रनिंग है। और मैंने उन गायों को एज इट इज बिना किसी को बुलाकर मैंने कहा यार गायों में से सारे को ले जाओ, सबको गायों को फ्री में दी। मैंने कहा बेचने के चक्कर में हम जितने दिन तक रखेंगे उतने दिन हमारे को ये सैलरी इसकी पे करनी पड़ेगी। और गायों की स्थिति जो है दिन पर दिन और डाउन होती जा रही है। फिर उसमें से मैं एक गाय को, जिसको कोई जो फ्री में भी ले जाने वाला नहीं था, उस गाय को मैं भिलवाड़ा लेके आया। और भिलवाड़ा मैंने 2 महीने में रखा और 2 महीने बाद उस गाय को अवेरने के बाद 2 महीने बाद वो गाय 50,000 रुपए में बिकी। अब आप यूं देखें कि हमने जो पैसा लगाया अगर मैं उसको यूं करूं, लेकिन मुझे उसके पीछे मैं कितना लॉस कर जा रहा हूं ये व्यक्ति समझ नहीं पाता। हम तात्कालिक लाभ को पीछे, आज हम चाहे नौकरी कर रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं या कर रहे हैं, मैंने भी नौकरी की थी और नौकरी के साथ मैंने जब काम करना शुरू किया था तो नौकरी के साथ जब मैंने काम करना शुरू किया तो मेरा एक विजन क्लियर था कि यार कि अभी मेरे 1,000 रुपया 2,000 रुपया 5,000 रुपया अगर कम भी मिलेगा तो कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन मेरा फ्यूचर जो है कि 5 साल बाद का तो मेरा सिक्योर्ड है। ऐसे ही जब तक आपके मन में ब्रॉड थॉट नहीं आएगा कि मेरे को अभी कितना नुकसान हो रहा, हम क्या करते हैं कि अभी के जो तात्कालिक फायदा और तात्कालिक नुकसान के पीछे आने वाले भविष्य की जो हमारी कामयाबी हम उसको छोड़ देते हैं। और आदमी को ये जीवन में ये पता नहीं होता है कि मुझे कहां समझौता करना और कहां संघर्ष करना। अगर आदमी अपनी लाइफ में ये डिसाइड कर ले, उसको ये निर्णय ले ले कि मुझे कहां समझौता करना है और कहां संघर्ष करना है, मुझे किस जगह पे संघर्ष करना, कहां पे मुझे समझौता करना, अगर ये उसको निर्णय ले ले
तो हर आदमी बड़ा बन सकता है, लेकिन आदमी ये डिसाइड नहीं कर पाता। दूसरा, जब हम बात करते हैं ट्रेंड को फ्रेंड, देखिए कि दुनिया में हर काम को कोई भी पैदाइशी सीख के पैदा नहीं होता। हर काम को, चाहे मोबाइल रिपेयरिंग से देख लो, चाहे एक इंजीनियर देख लो, चाहे एक डॉक्टर देख लो, चाहे एक वकील देख लो, चाहे एक साइकिल मिस्त्री देख लो, चाहे एक राजमिस्त्री देख लो, कोई भी व्यक्ति जो है कि काम को सीख के पैदा नहीं होता। वो उसके हुनर से, जो वो अपना हुनर जो है वो डेवलप करता है और खुद सीखता है। और जब ये सब चीजें सीखी जाती है तो क्यों कामयाबी जाने वाले जितने भी लोग कामयाब बने, आप ये देख लो, चाहे मुकेश अंबानी को आप देख लो, धीरूभाई अंबानी को देख लो, टाटा को देख लो, सचिन तेंदुलकर को देख लो, विराट कोहली, आखिर ये लोग भी तो सच साधारण इंसान थे, फिर ये कैसे कामयाब बने? तो क्या है कि साधारण इंसान और कामयाब इंसान में, यानी कि एक असफल व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति में क्या फर्क है कि सफल व्यक्ति हर वो काम करता जो उसको अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो करता है। सफल व्यक्ति हर वो काम करता है जो उसको अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो करता है। और एक असफल व्यक्ति हर वो काम करता है जो उसको अच्छा लगता है। अब किसी भी काम, क्योंकि जब आप कोई भी काम करेंगे तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। उस काम को करने की आपका पसंद है या नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा आपको काम, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो। ऐसे ही जब आप सब स्कूल में गए होंगे, और स्कूल के दिनों में जब हम तीसरी, चौथी, पांचवी क्लास में जब हम पढ़ते थे, तो जब भी हमारे पास ईयरली प्रोग्राम होता था या कोई टूर्नामेंट होते थे, तो उस टूर्नामेंट में हम कबड्डी, खो खो, दौड़, 100 मीटर की दौड़, 200 मीटर की दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, ये सब खेल हुआ करते थे। आप में से कितने लोगों ने, या निबंध प्रतियोगिता भी होती थी, वाद विवाद प्रतियोगिता भी होती थी, कविता की प्रोग्राम ये भी होती थी, डांस के प्रोग्राम, आप में से कितने लोगों ने स्कूल एजुकेशन में किसी एक्टिविटी में भाग लिया हो? कोई एक बार हैंड राइज करेंगे? प्रिय रंजन तिवारी की, और अचल शर्मा जी ने। चाहे फिर वो वाद विवाद प्रतियोगिता हो, चाहे निबंध प्रतियोगिता हो, चाहे। अच्छा, अब ये बताइए कि जैसे कि ये रजिया सुल्तान, एक बार आप अपने आप को अनम्यूट करिए रजिया सुल्तान जी, कि आपने कौन सी क्लास में क्या भाग लिया आपने? कोई भी एक व्यक्ति अनम्यूट कर ले जो अचीवर्स नहीं है, रॉयल्टी एंड जी सर, जी एसए कंपटीशन। आपने किस में भाग लिया था? एसए कंपटीशन है? एसए निबंध प्रतियोगिता में। वेरी गुड। आपकी क्लास में कितने लोग थे उस समय? याद नहीं है। याद नहीं है। और कोई, जैसे संतोष कुमार जी, आपको पता है कि आपकी क्लास में कितने लोग थे और आपने कोई किसी में भाग लिया हो? किसमें भाग लिया आपने? विमला जी है, विमला। हाँ हाँ, विमला जी आप अनम्यूट कर लीजिए। जय आरसीएम सर, गुड मॉर्निंग। जय आरसीएम, गुड मॉर्निंग। सर हमारे उस समय जब हम लोग पढ़ रहे थे, सन 77-78 की बात है सर। उस समय हमारे क्लास में केवल क्लास 8 में सर, उस समय एक ही क्लास में बहुत ज्यादा संख्या हुआ करती थी बच्चों की। उस समय मेरे क्लास में केवल 46 लॉन्ग जंप में मतलब अक्सर मेरा इंटरेस्ट रहा करता था। और एक होता था सर लच्छी डांडा, जो डंडा फेंक के सर पेड़ पे चढ़ते थे सर। तो ये 3 खेल हमें बहुत पसंद थे। अब मैं इसमें जरूर भाग लेती थी, लेकिन सर मेरे पेरेंट्स जो है कहीं बाहर नहीं जाने दिए, बस यही दिक्कत थी। और बस स्कूल तक में ही मैं रह गई, बस यही है सर। थैंक यू। आपको, जैसे कि आपने लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपने जब कोई जीता टूर्नामेंट में, तो आपको कुछ सर्टिफिकेट और इनाम मिला होगा ना? सर कहीं बाहर जाना था तो वही सर्टिफिकेट मिलता है, मेरे पेरेंट्स जाने नहीं दिए सर। अच्छा, बस ये।
स्कूल का भी रहेगा सर। आप देखिए कि जी एक क्लास में इतने सारे बच्चे रहते, लेकिन उसमें से गिने चुने लोग ही किसी न किसी प्रतियोगिता में भाग लेते, जबकि पढ़ते सब साथ है। आप देखिए कि किसी की, जब मैं पढ़ता था तो मैंने निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया था। लगभग मैं एट बी में था, और एट बी में लगभग 52 स्टूडेंट थे। हम 52 स्टूडेंट में से हमने 4 लोगों ने भाग लिया था। अब देखिए कि उस निबंध प्रतियोगिता ले लो, चाहे ऊंची कूद ले लो, चाहे लंबी कूद ले लो, चाहे रेस ले लो, चाहे किसी में भी ले लो, उसमें से हम जो कि इतने स्टूडेंट रहते, और उतने स्टूडेंट में से मुश्किल से 2 या 3 स्टूडेंट है जो कि भाग लेते हैं। यानी कि वो व्यक्ति जो कि जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं, इसलिए वो इस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। कई सारे आपने देखा होगा कि एनसीसी जो होता है अपने 10th के बाद में, 9th के बाद में, जब आप हायर सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, सेकेंडरी स्कूल में, तो वहाँ एनसीसी होता है, स्काउट होता है। और मैंने स्काउट में भी काफी काम किया, और स्काउट में भी मैं नेशनल लेवल पे, जैसे कि जो एक होता था वो, वहां तक मैं स्काउट में भी मैंने काम किया। और स्काउट के मैंने करीब 6-7 जो है कि 6-7 साल तक मैं स्काउटिंग में रहा। तो ये क्या है कि एक आपका कुछ करने का जो जुनून है, यानी कि कुछ लोगों से हटके अलग करने का, जब तक हमारे भीतर वो जुनून नहीं होगा ना, जब तक हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते। अपने वैसे आप सारे लोग देखिए क्या जुनूनी है, क्योंकि आप जो दुनिया के जितने भी तरह के बिजनेस चल रहे हैं, नौकरियां, ये उन सब के अलावा आपने डायरेक्ट सेलिंग और आरसीएम बिजनेस को चुना, तो ये तो साबित होता है कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम उसको प्रतियोगिता में हम जब भाग लें और उसकी हम प्रिपरेशन ही नहीं करें, उसकी रिहर्सल ही नहीं करें, उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करें, तो फिर क्या है कि हमारे पास सिर्फ ये आएगा कि मैंने भाग लिया, लेकिन ना मैं उसमें फर्स्ट में आऊंगा, ना सेकंड में आऊंगा, ना थर्ड में आऊंगा। और फिर जब हम किसी भी, हमारे को इनाम नहीं मिलता, या हमारी परफॉर्मेंस जब पुअर होती है, तो हमारे भीतर ही डिमोटिवेशन आने लग जाता है, डिप्रेशन आने लग जाता है कि मैंने कुछ किया नहीं। या जब हम क्लास में जब जाके बैठते और जब हमारी टीम हार के आती, तब हमारे को क्लास में जब जो चिढ़ाते थे लोग, या जब हम कुछ करके नहीं पाते थे, तो जब क्लास में जो चिढ़ाते थे, तो उस चिढ़ाने से लोग जब ताने कसते थे, तो कैसा फील होता था? ऐसा कोई किसी को अनुभव है क्या? कोई कि कभी कोई जैसे कि प्रतियोगिता में भाग लिया और वो हार के आए हों, और जब क्लास के और स्कूल के जो स्टूडेंट है, उन्होंने ताने कसे हो, या ऐसा कोई शब्द बोल दिया हो जो आपको चुभा हो? काफी बुरा जब लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये हार गए, तो लगता है सब बुरा लगता है। तो देखिए क्या है कि यहाँ पर भी एक है कि आपने स्कूल में, तो यानी कि इस बिजनेस में आपने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन इसके जो नियम है, हम उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे, उसको हम सीखेंगे नहीं, उसको लर्निंग में रहेंगे नहीं, या हमारा कोई गोल जो है कि गोल हम बना के काम करेंगे नहीं। अगर यूं समझें कि अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और हर साल आप 6ठी क्लास में पढ़ते रहे, तो क्या होगा? आप हर बार फेल हो जाते हैं 5वीं क्लास में, 2 साल 3 साल 5वीं क्लास को पास करने में लगा देते हैं, फिर 2-3 साल 6ठी क्लास में पास करने में लगा लेते हैं, फिर 3-4 साल आपने 7वीं क्लास में पास करने लगा देते हैं, तो क्या होगा? आपके पेरेंट्स को स्कूल पे शंका होने लगेगी, या आप पे? आपके रिश्तेदारों को, मिलने जुलने वालों को स्कूल पे शंका होने लगेगी, या आप पे? तो आरसीएम बिजनेस की जहां बात आ रही है कि हमें इस बिजनेस को अगर हमें सही तरीके से करना है, तो मैं आज आपको जो कुछ पॉइंट लिखा रहा हूँ, जो आगे आने वाले ये जो पूरा नवंबर जो है कि आपको उन पॉइंटों पे ही डिस्कस करना है। देखिए क्या होगा कि अगर मैं आज जो आपको पॉइंट लिखा रहा हूँ, जिस पॉइंट पे थोड़ा सा मैं एलिब्रेट करूंगा,
लेकिन डेली आप जब उन पे, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, आप देखिए कि हर व्यक्ति को जब हम ज्वाइन कराते हैं और ज्वाइन कराने के बाद में हर व्यक्ति को नमक, आटा, दाल, चावल, हल्दी, मिर्ची, धनिया, तेल, चाय की पत्ती, साबुन, सर्फ सब यूज करना होता है। लेकिन फिर भी आप फोन कर करके उसको याद दिला रहे हैं कि भैया तू सामान तुमने लिए नहीं आपने अभी तक, क्योंकि उसको हर व्यक्ति को पास जब तक कि कहते हैं कि 62 या 63 टाइम्स जब तक उसको ब्रेन हेमरेज नहीं हो, जब तक उसकी चीजों में सबकॉन्शियस माइंड में जाता ही नहीं। अगर आप आने वाले टाइम में चाहते हैं कि हमारे को हमारी टीम में से या हमारा बड़ा अचीवमेंट आए, तो इस प्रक्रिया को आप डेली एक एक पॉइंट पे आप हैमरिंग करते रहे और उसको वापस रिवाइज करते रहे, तो आपको ध्यान आएगा। जब टूर्नामेंट होते या कुछ भी होता, तो जब टीम का सिलेक्शन होता था, तो पीटीआई जो सर है कि वो उस टीम, उसमें से टीम को चुनते थे कि ये क्रिकेट के लिए ठीक है, या कबड्डी के लिए ठीक है, ये फुटबॉल के लिए ठीक है, ये खो खो के लिए ठीक है, ये ठीक दौड़ता है तो ये लंबी रेस के लिए ठीक है, या ये जो ऊंची कूद के लिए ठीक है। और उसमें से जो ठीक चपलता से बोलता था तो यार कि ये काव्य पाठ के लिए ठीक है, या निबंध प्रतियोगिता के लिए ठीक है। और कोई ज्यादा अभिनय करता था, यार ये नाटक के लिए ठीक है। ठीक इसी तरीके से हमारे को भी हमारी टीम के लोगों में से, हमारे को उस लोगों में से हमारे को चुनना है। एक आपको ध्यान हो तो मैंने जब 21 डेज का जो कैप्सूल की बात की थी, तो मैंने एक बात की थी कि डायरेक्ट सेलिंग में जब हम आते हैं तो सबसे पहला काम होता है कि हमें बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाना। हमारा पहला काम होता है कि हमारे को बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाना, और हमारा दूसरा काम होता है कि जो हमने बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराया, उन लोगों में से सीरियस लोगों को चुनना जो कि वास्तव में जीवन में बड़ा करना चाहते हैं। हमारे को दूसरा काम रहा, पहला काम बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करवाना, दूसरा काम है कि जो बहुत सारे लोग जो ज्वाइन हुए हैं, उन बहुत सारे लोगों में से कुछ चंद सीरियस लोगों को चुनना जो कि वास्तव में इस बिजनेस में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जब हम बात करते हैं कि सीरियसनेस की, तो जिस तरह से हमारे को बुखार आता है तो हम थर्मामीटर लगा के चेक करते हैं कि यार कि ये बुखार कितने डिग्री है, इसको 102 डिग्री है, 104 डिग्री है, कितना है। जब हमारे पास बीपी की प्रॉब्लम होती तो हम उसको बीपी को नापते हैं कि ये कितना बीपी है। हमारे को शुगर की प्रॉब्लम होती तो हम शुगर को नापते हैं कि ये कितना शुगर है। तो उससे अब हमारे पास मापने का तरीका क्या है कि मापने का तरीका है कि यार कि हमारे पास जो कि 6 बेसिक या 8 कोर स्टेप को फॉलो कर रहा हो, जो इस सिस्टम को सरेंडर कर रहा हो, जो अपनी बात कम सिस्टम को ज्यादा तवज्जो देता हो, क्योंकि ये बिजनेस सिस्टम प्रधान है, व्यक्ति प्रधान नहीं है। आज जितनी भी कोर टीम है, आज जितनी भी कोर टीम में एक स्टार रूबी से लेके एक डायमंड तक के जितने भी कोर टीम है, उस कोर टीम में सबका कॉमन होता है, कॉमन एजेंडा होता है, और कॉमन हर व्यक्ति सिस्टम को सरेंडर है। फिर वहां ये नहीं देखता है कि मेरा क्या और तेरा क्या, जो मेरे तेरे से ऊपर उठ जाता है, जो सबके भले के बारे में सोचता है। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि जब टीसी छाबड़ा से जब आते हैं तो उन्होंने बात कही थी जब परिवर्तन यात्रा में कि हम तो सुखी रहना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे पड़ोस में रहने वाले लोग दुखी हैं, तो क्या होगा? आप उन दुखी लोगों के बीच में आप सुखी रह सकते हैं क्या? आप चाहते हो कि मुझे कोरोना का इन्फेक्शन नहीं हो, लेकिन आपके अड़ोस पड़ोस में कोरोना के जो लोग हैं, पेशेंट्स हैं, तो आपको भी खतरा है, वो खतरा आप पर भी मंडरा रहा है। यानी कि हमारे पास जब तक हम सर्व की, यानी कि और हमारे भारत के अंदर एक परंपरा है कि वासुदेव कुटुंबाय, यानी कि पूरा विश्व है, जो पूरा भारत है वो हमारा एक कुटुंब है। तो यहाँ पर भी जब हम हमारी टीम और हमारे इस बिजनेस के लोगों को हम एक कुटुंब की तरह से, उसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, आपके घर में भी इतने बच्चे हैं, उन बच्चों में से कोई आपका कहना नहीं मानता, कोई टाइम पे नहीं उठता, कोई ढंग से पढ़ता नहीं, फिर भी तो आप उसको सहन कर रहे हैं। जिसकी रगों में आपका खून दौड़ रहा है,
वो आपका कहना नहीं मानता है, वो टाइम से खाता नहीं, टाइम से सोता नहीं, टाइम से पढ़ता नहीं, अपनी आदतों पे सुधार नहीं कर पा रहा, उसको तो आप सहन कर लेते हैं, जिसपे कि आपका रगू में आपका उसकी रगू में आपका खून दौड़ रहा है, वो तो आपका कहना नहीं मान रहा, तो आप बात तो उसको तो इग्नोर कर लेते हैं। और यहाँ टीम के अंदर कोई अपलाइन या कोई डाउनलाइन या कोई ऐसा ये नहीं कर रहा है, उसको दिल पे लगा के बैठ लेते हैं, हाय अब हम तो वो तो ऐसा नहीं हो रहा इसलिए मैं तो ये नहीं कर सकता हूं। मैं तो भाई इसमें सिस्टम में है क्या प्रॉब्लम? इस सिस्टम की दो ही सबसे बड़ी समस्या है। पहली समस्या है कि लोग जुड़ते नहीं, पहली समस्या है कि लोग जुड़ते नहीं, और दूसरी समस्या है कि लोग जुड़ते हैं पर काम करते नहीं। इस दो समस्या के अलावा और तीसरी क्या समस्या बताए एक बार है? इस दो समस्या के अलावा तीसरी क्या समस्या है? आप देखेंगे कि इस दो समस्या के अलावा ऐसा और कोई तीसरी समस्या है ही नहीं। कि पहली समस्या है कि लोग जुड़ते नहीं, और दूसरी समस्या है कि लोग जुड़ जाते हैं पर काम करते नहीं। कोई है क्या तीसरी समस्या? जब हमारे को ये पता है कि ये दो समस्या इसकी यूनिवर्सल है, तो फिर हमें दुखी होने से क्या फायदा? भाई हमारे को लोगों में, हम फल सब्जी लेने जाते हैं, टमाटर लेने जाते हैं, मिर्ची लेने जाते हैं, आलू लेने जाते हैं, तो भी हम अच्छे अच्छे छांटते हैं। फिर ये कभी मालिन जो है कि कुछ खराब टमाटर डाल देती तो उसको बोलते हैं नहीं नहीं ये वापस निकाल, ये वापस रख। भैया हमारे पास लोगों को इतने सारे लोग हमने, जो मैंने कहा ना कि पहला काम लोगों को जोड़ना, बहुत सारे लोगों को जोड़ना, और दूसरा काम है कि उस बहुत सारे लोग जिनको हमने जोड़ा उसमें से हमारे को सीरियस लोगों को लेके आना, छांटना, सीरियस लोगों को चुनना। और जब हम सीरियस लोगों को चुन लेते हैं, जब हम सीरियस लोगों को चुन लेते हैं, तो उन सीरियस लोगों में से जो चुन लिया, फिर तीसरा काम है उन लोगों को उनके गोल, जो भी उन्होंने गोल बनाए, जो भी उनके टारगेट है, उस टारगेट को अचीव करवाना। ये तीन काम हमारे पास। यहां तक सभी को मेरी बात समझ में आई? यस सर, यस सर। कोई एक बार यहां तक वापस रिवीजन कर ले ताकि फिर अपन आगे की, फिर मैं क्या आगे के सिर्फ पॉइंट पे बात करूं। अचल जी या फिर प्रेमचंद गुप्ता जी। जी सर, जी सर। सर जो मेन टॉपिक है अपना कि लोग तो जुड़ जाते हैं, पहले तो लोग जुड़ते नहीं है, लेकिन जुड़ने के लिए हम लोग काफी कोशिश करते हैं तो लोग जुड़ते नहीं है, और लेकिन जुड़ जाते हैं तो फिर काम नहीं करते, यानी कहीं ना कहीं सीखने के लिए अग्रसर नहीं होते। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है सर अपने हाथ में। और कोई बताएगा? जी सर। सबसे पहला तो जैसे हमने बताया कि बहुत लोगों को इसमें जुड़ना, बहुत लोगों को लेके आना है बिजनेस में, और उसके बाद तो उसमें से कुछ लोगों को चुनना जो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ कामयाब होना चाहते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है कि चुनने के बाद उनके पास जो गोल है, उनका जो ड्रीम है, उसके ऊपर अपने को काम करना और उसको अचीव करना। ठीक है जी सर। और कोई? जी सर, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करने के बाद कुछ सीरियस लोगों को सेलेक्ट करना, और उसके बाद उनका जो गोल अचीव करना, सेम पॉइंट सर ने बताया। देखिए कि सबसे पहले जो मेरी बात थी कि ट्रेंड को फ्रेंड बनाना, यानी कि अभी जो हमारा जो ट्रेंड चल रहा है उस ट्रेंड में कि जो चल रहा है, मैंने एक बात कही थी उदाहरण देके कि किस तरीके से हमारे टूर्नामेंट में इतने 42 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट होते थे, लेकिन उसमें से 2 या 3 लोग ही उस काम को करने के लिए तैयार होते थे, चाहे किसी भी खेल प्रतियोगिता में, चाहे वाद विवाद प्रतियोगिता में, या किसी भी तरह की एक्टिविटीज में बहुत कम लोग शामिल होते थे। तो सबसे पहले तो यू आर लक्की कि हम सभी खुश नसीब हैं कि हम इस, जो कि लोग, दुनिया की बहुत सारी आबादी जो कि सिस्टम को नहीं समझ पा रही, लेकिन हमने इस सिस्टम को समझा। पहली चीज तो है कि हमने इस सिस्टम को समझा, ये लिए हमारे लिए हम बहुत बड़े खुश नसीब हैं।
कि हम इस सिस्टम में हैं। दूसरी चीज की केवल वाद विवाद प्रतियोगिता में नाम लिखाने मात्र से कुछ नहीं होता। जब तक हम उसकी तैयारी नहीं करेंगे, जब तक उसकी रिहर्सल नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, और उसमें जब तक हम फर्स्ट सेकंड थर्ड पे नहीं आएंगे, जब तक क्या है कि हमारे को कामयाब नहीं, यानी कि हमारे पास लोग हंसेंगे, फत्तियां कसेंगे, है ना। तो ये जो सिस्टम है कि अगर अभी भी हमारे पास, हमने इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन हम इसके जो डीएनए में जो चीजें हैं, अगर हम उन चीजों को फॉलो नहीं करेंगे, कहते हैं ना ट्रेन तो पटरी पे ही दौड़ती है ना, ट्रेन तो पटरी पे ही दौड़ती है, बिना पटरी के तो दौड़ेगी नहीं। अगर ट्रेन की अगर पटरियां मजबूत है तो ट्रेन स्पीड पे चलेगी। अभी जैसे कि हाई स्पीड ट्रेनें जब चलाने जा रहे हैं तो कहा ना कि पटरी को रिनोवेशन करना पड़ेगा। बिना पटरी के रिनोवेशन के हम हाई स्पीड ट्रेन चला नहीं सकते। तो हमारे पास जो भी इसके बेसिक फंडामेंटल्स है, उस बेसिक फंडामेंटल्स पे हमारे को देना। और जब हम लोगों को चुनते हैं तो कैसे चुनना है, उसका पैरामीटर्स है कि हमारे पास बेसिक और कोर को फॉलो कर रहा नहीं कर रहा। अगर हमारे पास हम बेसिक और कोर को कोई फॉलो नहीं कर रहा, मुझे कोई भी एक ऐसा व्यक्ति बता दो जो इसने कि बिना बेसिक को फॉलो किए, बेसिक और कोर को फॉलो किए वो डायमंड बन गया। है क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि बिना कोई भी बेसिक और कोर को फॉलो किए हुए डायमंड बन गया हो? क्योंकि कल आपने देखा होगा कि जैसे कि ये खाली बोतल है, जैसे महावीर ने बताया था कि इस बोतल की कैपेसिटी है 1000 ml की। अब चाहे मैं इसको नल के नीचे मांडू, चाहे झरने के नीचे मांडू, लेकिन इसमें 1000 ml ही बना पाएगा ना। यानी कि हमारी क्षमताओं को एक्सपांड करना, और लोग वो ही नहीं कर पाते, हमारी क्षमताओं को एक्सपांड नहीं कर पाते हैं, वो लोगों की क्षमताओं पर डिपेंड हो जाते हैं। और कहते हैं ना कि लोगों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजा निकला करता है, जीत तो अपने पैरों पे होती है ना? लोगों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे ही निकलते हैं, जो कि उसको फिर अगर जीतना है तो हमारे भीतर कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा, हमारे को दौड़ना पड़ेगा, हमारे बलबूते पे करना पड़ेगा हमारे। अब हमारे को जब लोगों को चुनते हैं तो हमारे को उस पे क्या है, सबसे पहला हमारे को जैसे कि कोई लैपटॉप से जुड़े हैं क्या साहिल भाई आप? जी सर। तो वो एक बार idsa.co.in वेबसाइट चला के स्टैटिक्स में जाके 2021 की एक रिपोर्ट निकालो आप। यस सर। उसको शेयर करो आप। ठीक है। है। पेज नंबर आपको शेयर करना है 25 पेज, 24, 25 और 26 पेज। अच्छा, IDSA की वेबसाइट पे क्या कहाँ जाना है सर? idsa.co.in वेबसाइट है। हम्म। इस वेबसाइट पे आपको जाना स्टैटिक्स पर। idsa.co.in। idsa.in खुल रहा है। idsa.co.in, हाँ idsa इन खोल दो। idsa इन खुल गया। इस पे स्टैटिस्टिक, हाँ ज्वाइन ऑनलाइन पब्लिक क्राइटेरिया। मैं इसको शेयर करता हूँ, बताइए यही वाली वेबसाइट है क्या? एक मिनट। यही है क्या सर? एक मिनट, हाँ यही है। इसमें कहाँ जाना है? नहीं ये नहीं है, ये नहीं है सर। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री लिख लो आप।
गूगल पे इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, ये आ गया ऊपर। हाँ सर्च कर लो इसको, ये आ गया idsa.co.in। खुल नहीं रहा है सर ये साइड। नहीं खुल रहा? Look, if you're a business owner, चलिए नहीं खुल रहा है तो आप क्या करिए कि मैंने अभी एक प्रहलाद राय के नाम से ज्वाइन किया, इसको आप पोस्ट बना दीजिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जी सर। प्रहलाद राय मेघवंशी के नाम से। हाँ हाँ हो गया सर। ये देखिए कि 2020-21 की वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की एक रिपोर्ट है, जिससे कि मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए कि इसकी क्या है। ये बहुत सारी चीजों पर अपन पहले बात तो देखिए कि 179.3 बिलियन इंडस्ट्रीज। अब इसका कोई भी आप देखिए कि 179.3 बिलियन यानी कि कितने की इंडस्ट्री, कोई बता पाएगा? 179.3 बिलियन यानी कितना होता है? गूगल पे सर्च कर लें कोई भी। कितना होता, कोई बता पाएगा? हाँ सर, ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 13,28,000। 13,31,000। हाँ 13 लाख, सॉरी 31,176 लाख करोड़ की। करोड़ हाँ बिल्कुल। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो देखिए कि हम कितनी बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हैं। आप जरा सोचिए कि हम इतने बड़े इंडस्ट्री हमारे पास है जिसकी अभी हम कुछ कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर आप देखिए कि मैं थोड़ा सा हाई पॉइंट नहीं भी छोड़ देते हैं अपन थोड़ा। यहाँ आप देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग की कई तरह के काम कर रही है, लेकिन जो मैं आपको इतना सारे पर डिस्कस नहीं कर पाऊँ। देखिए वर्ल्ड फेडरेशन एनिवर्सरीज एशिया पैसिफिक में इंडिया के अंदर ये 25वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं 2021 में, ठीक है। सिंगापुर में 45वीं एनिवर्सरी, यूरोप के अंदर 55वीं, रशिया में 25वीं,
कोलंबिया में 25वीं और पेरू में 20वीं है यूनिवर्सिटी। यानी कि इस साल ये जहाँ की डायरेक्ट सेलिंग की ये बोल रहे हैं, तो देखिए अब कहा कितना है। अब थोड़ा सा आप ये देखिए कि कंटिन्यूटी स्ट्रेंथ कितनी बढ़ रही है ना। अब ये आप इसमें देखेंगे कि यूनाइटेड की टॉप 10 मार्केट में देखेंगे तो सबसे पहला यूनाइटेड स्टेट आ रहा है और 10th नंबर पे चाइना का टाइपाई आ रहा है, यानी कि इंडिया का कहीं पर भी नाम नहीं है। फिर ग्लोबल सेल देखे हैं तो चाइना में कितनी आ रही है, अमेरिका में कितनी आ रही है, जिसके परसेंटेज दे रखे हैं। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि 78% ऑफ ग्लोबल सेल आर जनरेटेड बाय द टॉप 10 कंट्रीज, यानी कि 78% जो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर है वो टॉप 10 इन कंट्रीज से है। अब बताइए कि 22% में बाकी का सारा पूरा वर्ल्ड है, बाकी के देश है, और इसके अंदर कहीं इंडिया का कहीं नाम नहीं आ रहा। आप ये देखिए फिर, लेकिन आगे का और एक बार देखते हैं। फिर आप देखिए कि 125.4 मिलियन पीपुल इन डायरेक्ट सेलिंग। अब इसमें आप देखेंगे तो 2017, 2018, 2019 और 2020 में 5.2 मिलियन लोग जो है कि बढ़े हैं, ग्रोथ हुई है। 5.2 मिलियन लोग यानी कि इस इंडस्ट्रीज में नए शामिल हुए, और उसमें से फिर नीचे देखोगे आप तो 74% वुमन और 26% मैन। जहां मैंने कहा ना ट्रेंड को फ्रेंड बनाने, जहां की धारा यह है कि हमें स्ट्रगल कि इसमें इस बिजनेस में सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है। तो अब हमारे को भी हमारी टीम में महिलाओं की भागीदारी अगर हम बढ़ाने पे काम करें और इसी सिलसिले में, क्योंकि इसका डीएनए जो है इस इंडस्ट्रीज का, उसका डीएनए है कि ये महिला प्रधान बिजनेस है, कि महिलाओं की भागीदारी 74% है और 26% जो भागीदारी है वो पुरुषों की है। और इसके बारे में बात करते हैं कि महिलाओं की भागीदारी क्यों, महिलाओं को क्यों माना जाता है रोल मॉडल इसके लिए, क्योंकि महिलाएं मल्टीटास्किंग होती है, पुरुष कभी भी मल्टीटास्किंग नहीं होता है। एक महिला काम करते करते रोटी का बेलन बेलते बेलते वो बच्चे को स्कूल के लिए तैयार भी कर लेगी, सब कुछ कर लेगा, लेकिन पति को जब सुबह चाय पीता हो और अखबार पढ़ रहा हो और उस समय उसको कुछ बोल दे कि बाहर दूध वाला आ गया, थोड़ा दूध लेके आ जाना, या कोई धोबी वाला धोबी आ गया तो कपड़े दे देना या कपड़े ले लेना, तो उसको क्या कहेगा, सीधा दिखता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। वो मल्टीटास्किंग नहीं होते पुरुष। और इस बिजनेस में जब लोगों के साथ केयरिंग नेचर, यानी कि इस टीम में एक बच्चों को पालना पड़ता है, तो जिस तरह से माँ अपने बच्चों का लालन पोषण करती है, उसी तरीके से टीम को पाला जाता है, बच्चों को लालन पोषण किया जाता है, उस तरह से उनको। तो इसलिए इसमें महिलाओं को जो है कि रोल मॉडल माना जाता है। तो अगर हम हमारी टीम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ा लें तो हमारी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ जो है कि कई गुना बढ़ जाएगी। अभी आरसीएम बिजनेस में भी आप जब सर्वे करेंगे तो उन्हीं की टीम ज्यादा ग्रो हो रही जिसमें महिलाओं की भागीदारी बढ़ी हुई है। अगर हम चाहते हैं तो हमारे को, अगर हम भी ग्रो होना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो हमारे को भी हमारे महिलाओं की भागीदारी को हमारे को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा आप एक देखिए कि ये जो साहिल भाई थोड़ा सा बताना, ग्लोबल सेल बाय प्रोडक्ट, अगर आप देख पा रहे हैं तो इसको आप थोड़ा सा सिर्फ, आपकी आवाज नहीं आ रही साहिल भाई। ये जो नीचे सेगमेंट था 4.7% से 8.4% हुआ है। ये नीचे वाला पढ़ने को थोड़ा बहुत धुंधला लग रहा है। क्लोथिंग एक्सेसरीज है सर, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, हाँ हाँ ठीक है। आप ये देखिए कि सबसे पहले जो सेकंड है, यानी कि 26.2% कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर है जी, ठीक है, मोटा मोटी। आप दूसरा छोड़ दीजिए, होम केयर हाउस होल्ड छोड़ दीजिए, तीसरा आ रहा 36.2% वेलनेस इंडस्ट्रीज। ठीक है, आप इन दो चीजों को नोट कर लें कि 26.2% प्लस 36.2%। ये वाला पीसी आपका सही चालू किया कि नहीं किया उसने? तो लगभग आपका दो चीजों को आप नोट कर लें, 65% के करीब यही हो जाता है सर। हैं 65% के आसपास हो जाता है, 63% तो यही हो जाता हो जाता नहीं है।
अब मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूं मैं कि अब मैं यहाँ आपको जो सबसे पहले तो वो लिख लो आपकी 74% वुमन और 26% मैन। और दूसरा आप लिखो कि 26.2% कॉस्मेटिक एंड पर्सनल केयर और 36.2 जो है वेलनेस। वेलनेस। अब इन दोनों का तालमेल बिठो, आपको क्या रिलेशन निकलता है, को रिलेशन बताइए आपको कि महिलाओं की भागीदारी कौन सही वो कौन ही रहा केबल का कुछ चले। आप देखिए कि महिलाओं की भागीदारी अगर आप बढ़ाते हैं तो सबसे ज्यादा टर्नओवर कौन कौन सा हो रहा है, कौन कौन से सेगमेंट में हो रहा है? कॉस्मेटिक और वेलनेस। कॉस्मेटिक और वेलनेस। कॉस्मेटिक में हो रहा, वेलनेस में। कॉस्मेटिक में हो रहा था, कॉस्मेटिक में क्या पुरुष करेंगे या महिलाएं? महिलाएं करेंगी। हैं? महिलाएं करेंगी। महिलाएं करेगी, यानी कि 74% वुमन है। अगर कॉस्मेटिक और वेलनेस इसमें करना है तो महिलाओं की भागीदारी को हमारे को बढ़ाना पड़ेगा। अब इसका सीधा सा एक और तरीका बताता हूं आपको। जैसे कि हसीब भाई आपका बिजनेस आ रहा है 1000 रुपए का, 1000 रुपए के बिजनेस में लगभग 260-62 रुपए का बिजनेस तो होना चाहिए आपका अपना किसोल से, और 370 रुपए का बीवी होना चाहिए आपका न्यूट्रीचार्ज से। अगर ये हो रहा है तो आप मतलब जिस तरीके से जिस दिशा में इंडस्ट्री जा रही है उस दिशा में हम जा रहे हैं। साहिल भाई समझ पाए आप इस बात को? यस सर, ट्रेंड को फ्रेंड बनाना है, ये सही है। बिल्कुल, मतलब 36-37% तो ये होना चाहिए और 26% ये होना चाहिए। तो 1000 में आपका इतना बिजनेस तो इस सेक्टर से आना चाहिए, तो आपने ट्रेंड को फ्रेंड बनाया है, अदरवाइज आपका राम भरोसे चल रहा है। यानी कि 1000 रुपए के बिजनेस में 262 की सोल में कितना हो गया? 262 प्लस 362, लगभग 624 रुपए का। ये जो 36.2 है ये वर्ल्ड वाइड है, और जबकि ये इंडिया में है 57% कॉस्मेटिक, सॉरी वेलनेस। ये वर्ल्ड वाइड जो है कि 36.2% है, लेकिन इंडिया के अंदर जो वेलनेस इंडस्ट्री का जो टर्नओवर है वो 57% है। तो हम इन दोनों सेगमेंट पे कैसे काम करें, अब मैं उसके पॉइंट पर डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला जो हमारे महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो आपने नाम सुना होगा, वीरांगना क्लब। नाम सुना है वीरांगना क्लब के बारे में? हाँ आसिफ भाई? जी सर, सुना है। जी सुने। जी सर सुने। नयाजुद्दीन जी? जी 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 सर सुने। गुप्ता जी? गुप्ता जी नहीं है सर। अच्छा, राजीव? गुप्ता जी नहीं है सर। राजीव? ये सर सुना है। सुना है। देखिए, वीरांगना क्लब जो अभी तक अपने पास जो वीरांगना क्लब में जो महिलाएं हैं, अब आप देखिए कि हम किसी भी जब भी अगली एनिवर्सरी हो, उस अगली एनिवर्सरी में आपकी टीम का कोई भी एक एक व्यक्ति हर सेगमेंट में सेलिब्रेट होना चाहिए। सबसे पहले तो आपने अपने दिमाग में ये बिठाइए, अपने दिमाग को कमांड दीजिए कि अगले साल की एनिवर्सरी हो तो उस अगले साल की एनिवर्सरी में मेरा टीम का हर सब्जेक्ट में हर सेगमेंट में मेरा टीम का कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूटर जो है कि सेलिब्रेट होना चाहिए। उसमें सबसे पहला आ गया वीरांगना क्लब का।
वीरांगना क्लब जब आती है बात, तो वीरांगना क्लब में क्या है कि इसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे क्या है, ये सारी चीजें आपको साहिल भाई के साथ या विशाल जी सरकार आप बैठ के बात कर लीजिएगा। लेकिन एक वीरांगना क्लब में जो महिलाएं शामिल है, जिसकी अभी मंथली इनकम है 25,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए महीने की। एक महिला की इनकम 25,000 रुपए महीने से लेके 2 लाख रुपए महीने की इनकम है। और एक महिला मिनिमम महीने का 50,000 से लेके 3.5-4 लाख का बीवी जनरेट करती है एक महीने का। कितना? 50,000 से लेके 3.5 लाख का। अब सपोज करिए कि आज मनु भाई सिसोदिया है और मनु भाई सिसोदिया की टीम में 10 वीरांगनाएं हो गई। 10 वीरांगनाएं जो हो गई, 10 महिलाओं ने वीरांगना क्लब में शामिल हो गई और 10 महिलाएं अगर 50,000 से एक अभी जो कर रही है 50,000 से 3 लाख का 3-3.5-4 लाख का बीवी जनरेट कर रही है। अगर हम एवरेज माने तो मिनिमम कितना हो सकता है? एवरेज 50,000 से 3.5 लाख का अगर माने, एक लाख भी पकड़ लेते हैं एवरेज। तो अगर हम 1 लाख एवरेज पकड़ते हैं, अगर 10 वीरांगनाएं हो गई तो इनका 10 लाख का बिजनेस सिर्फ 10 वीरांगनाओं से आ रहा है। जो हमने बात की थी ना पहले, लोगों को ज्वाइन कराना, देन लोगों को चिन्हित करना। तो 10 लाख का बिजनेस सिर्फ 10 वीरांगनाओं से आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक, जहां इसकी क्या पात्रता है वो पात्रता आपको सारा बता देंगे मिश्रा सर, और ये रोज आप टॉपिक पे बात करेंगे। तो दूसरा हमारा क्लब है फाउंडर वीरांगना। यानी कि फाउंडर वीरांगना कैसे कि फाउंडर वीरांगना में 5-5 हजार 3 महीना करके कोई भी महिलाएं जो वीरांगना बनना चाहती लेकिन उनका कॉन्फिडेंट नहीं है वो, तो वो उसमें शामिल हो सकती है। 40 महिलाओं से ज्यादा का ग्रुप नहीं होगा। अगर जैसे कि साहिल भाई और मिश्रा सर ने मिलके अगर 40 महिलाओं का क्लब बना के मनीषा जी को दे दिया कि यार ये 40 महिलाएं हैं जो कि फाउंडर वीरांगना में जाना चाहती है लेकिन इनका कॉन्फिडेंट जो है इतना कॉन्फिडेंट नहीं है इतनी कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएगी, तो वो 40 महिलाओं को वो तैयार करेंगे कि किस तरीके से वो वीरांगनाएं बन सकती है। हो सकता है कि उसमें से 20% भी जाए तो आपके पास 8 महिलाएं जो है कि उसमें से निकल जाए। फिर हमारे पास महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का जो तीसरा है हमारे पास कॉस्मेटिक का पिंक ट्विन क्लब, जहां पिंक ट्विन क्लब में कॉस्मेटिक सीरीज से ही आपको 1000 बीवी करके आप 3 महीना कंटिन्यू करने के बाद में वो उसमें शामिल हो सकते। लेकिन हम इसमें शामिल क्यों हो? क्योंकि जब आप कहते हैं ना हम सिस्टम के हवाले कर दें, हम जैसे हमारे बोर्डिंग स्कूल जब होती है तो हम बच्चे को एडमिशन करवाया, फीस दिया, उसके बाद सारा काम स्कूल पे छोड़ देते हैं कि यार कि बच्चे को कब उठना है, कब नहाना धोना है, कब पढ़ना है, कब एक्सरसाइज करनी है, कब खेल कूद करना है। ये सारी चीजें बोर्डिंग स्कूल में जैसे कि सैनिक स्कूल में या किसी में जब हम भर्ती करा देते हैं तो सारा सब चीजें वो स्कूल वाले वही मैनेज करते रहते हैं, हम निश्चिंत हो जाते हैं। हो रही केवल सारी चीजें हम निश्चिंत हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब आप सिस्टम को, जब ये सिस्टम में शामिल हो जाएंगे यानी कि हम महिलाओं को इसमें शामिल कर देंगे तो उनकी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, उसको कपड़े कैसे पहनने हैं, उसको बातचीत कैसे करनी है, उसका प्रेजेंटेशन स्किल कैसा होना चाहिए, उसकी नेगोशिएशन स्किल कैसी होनी चाहिए, उसका लीडरशिप स्किल कैसी होनी चाहिए, सेल्स की क्लोजिंग कैसे करनी, ये सारी चीजें वो सिखाते हैं। अभी जब आप और हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यार ये ठीक है कि अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए, अपना टारगेट पूरा करने के लिए हमारे को बार बार मोटिवेट कर रहे हैं क्योंकि खुद का कोई टारगेट नहीं इसलिए। लेकिन जब वहां जाएंगे तो वहां अपने जैसे 8-10 महिलाओं को जब आप देखेंगे, ये सारे चीजें करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना।
तो हमें इन 3 महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हमारे पास ये 3 क्लब है, इस 3 क्लब में हमारे को महिलाओं को शामिल करवाना है। आज से जब भी आपकी मीटिंग हो तो यार कि मेरी टीम में डेली आपकी टीम में से कौन सी महिलाएं जो है कि वीरांगना क्लब में शामिल हो सकती, कौन महिला है जो कि फाउंडर वीरांगना में शामिल हो सकती, कौन महिला है जो कि पिंक पिन क्लब में शामिल हो सकती, ये हमारे को करना है। ये 3 पॉइंट मैंने अभी लिखा है। और अब चौथा पॉइंट हमारा है कि वीर क्लब, यानी कि वीर क्लब जिस तरीके से पुरुषों महिलाओं के लिए वीरांगना, इसी तरीके से पुरुषों के लिए वीर क्लब है। यानी कि न्यूट्री चार्ज का 2 महीने में 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम करके, एक्सपर्टिफाई का जो है कि वो कोर्स करके कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। और वीर क्लब में भी वो सारी चीजें उनको सिखाई जाएगी। और एक एक वीर क्लब का जो है, जैसे कि अगर मैं पिंक पिन क्लब की बात करूं तो एक एक महिला मिनिमम 5,000 से 50,000, मतलब अभी जो इस क्लब में है इसमें महिलाएं 20,000 से लेके 50,000 रुपए महीने तक का कॉस्मेटिक सीरीज पे रिटेलिंग कर रही है, पर्सनल ब्यूटी। हम मान लेते हैं कि हमारी टीम में से अगर 10 महिलाएं भी अगर इस पिंक पिन क्लब में शामिल होती है और एवरेज बिजनेस वॉल्यूम अगर 10,000 की आता हो तो 15,000 से 50,000 रुपए कर रही है, लेकिन हम मान लेते हैं कि 10,000 भी एवरेज आता है तो भी 10 महिलाओं से 1 लाख रुपए महीने का बिजनेस आपका यहाँ से जनरेट होता है। यानी कि 20 लोगों से आपने 11 लाख का बिजनेस जनरेट हो रहा है आपका। फिर हम बात करते हैं वीर क्लब की। अगर किसी की टीम में जहाँ की पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या हमारे पास कम है तो पुरुषों की संख्या तो खूब है, और पुरुषों की संख्या में जब हम वीर क्लब में जाते हैं तो जब एक फाउंडर वीरांगनाएं 50,000 से लेके 3 लाख 4 लाख का बीवी जनरेट करती, तो पुरुष जो है कि मिनिमम 50,000 का बीवी तो जनरेट करेगा, और उसकी संख्या भी आपसे महिलाओं से दुगुनी तिगुनी 4 गुना होगी। जिसकी टीम में से अगर 10 वीरांगनाएं निकल सकती तो 40 वीर क्लब में निकल सकते हैं, और 40 वीर क्लब में निकलते हैं। अगर 50,000 का एवरेज भी आता है तो लगभग 20 लाख का बिजनेस आपका यहां से खड़ा होता है एक महीने का। 20 लाख का बिजनेस आपका वीर क्लब से खड़ा होता है। चौथा पॉइंट वीर क्लब का हुआ। आप कैलकुलेशन लगाते जाइए कि मेरी क्लब में जैसे कि मिनिमम, अब आप देखें कि आपको डायमंड जाना है, इसका मतलब मुझे वीरांगना की जो है कि उसकी संख्या बढ़ानी, पिंक पिन क्लब में है उसकी संख्या बढ़ानी, वीर क्लब में संख्या बढ़ानी, और मुझे फाउंडर वीरांगनाओं में ज्यादा महिलाओं को शामिल करना ताकि वो फाउंडर वीरांगना से वीरांगना में आए। और एक है हमारा जो प्रोडक्ट है कि देखिए कि आप जब हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर की फीस ज्यादा होती है और उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर से। और स्पेशलिस्ट जब डॉक्टर होता है तो वैल्यू भी आप उसकी, जो कोई स्पेशली हार्ट का स्पेशलिस्ट है, शुगर का स्पेशलिस्ट है, या ऑर्थो का स्पेशलिस्ट है, या कोई गायनिक स्पेशलिस्ट है, तो हम स्पेशलिस्ट जो होता है डॉक्टर, उस स्पेशलिस्ट की वैल्यू ज्यादा होती है। तो अगर आपको भी हमारी टीम में से जो प्रोडक्ट वाइज स्पेशलिस्ट लोगों को चुनना है, हम क्या करते हैं कि एक ही व्यक्ति जैसे कि हसीब भाई है, अब मेरे को न्यूट्रीचार्ज का ऑफर आ रहा और न्यूट्रीचार्ज का कुछ भी आ रहा तो भी मैं हसीब भाई के पास जाऊंगा। हरी संजीवनी का कुछ बात आ रही तो मैं हरी संजीवनी भी हसीब भाई को समझाने जा रहा हूँ। गुड डॉट आ रहा तो गुड डॉट को भी समझाने में हसीब भाई के पास जा रहा हूँ। गामा आ रहा है तो गामा को भी समझाने में हसीब भाई के पास जा रहा हूँ। हसीब भाई का दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि मैं न्यूट्रीचार्ज सीखूं, हरी संजीवनी के बारे में सीखूं, गुड डॉट के बारे में सीखूं, गामा के बारे में सीखूं, मैं क्या क्या सीखूं, और वो जल्ला जाता है दिमाग पूरा होगा कि वो कुछ कर ही नहीं पाते कि यार ठीक है, और किसी में भी वो काम अपनी जो परफॉर्मेंस ठीक दिखाई नहीं पाते। कहते हैं कि एक कहावत है हमारे कि अध बनियो घर का न खावे, न समझे न समझा पावे, यानी कि सभी का अधूरा नॉलेज और अधूरा प्रयास। और फिर इनको हसीब भाई को क्या लगने लग जाता है, यार मैं न्यूट्रीचार्ज पे भी काम नहीं कर सकता, गुड डॉट पे भी काम नहीं कर सकता, हरी संजीवनी पे भी काम नहीं कर सकता, गामा पे भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा नॉलेज तो सबका है उनके पास, लेकिन वो इसके सब्जेक्ट के स्पेशल नहीं बने। तो हमारे को करना क्या है कि हमारे पास प्रोडक्ट की हमारे पास स्पेशल टीम बनानी, यानी कि हमारे पास हरी संजीवनी पे काम करने वाले टीम के लोगों की एक हमारे को अलग तैयार करनी, टीम बनानी हरी संजीवनी। भले वो 10 लोग हो चाहे 20 लोग हो आपकी टीम में,
लेकिन हरी संजीवनी पे काम करने वाले जो लोग हैं वो आपके पास अलग होने चाहिए, स्पेशल। जब हरी संजीवनी पे काम करने वाले जब स्पेशल लोग होंगे, अब हरी संजीवनी पे जब एनिवर्सरी में जब सेलिब्रेशन हो तो आपकी टीम का एक बंदा हरी संजीवनी से सेलिब्रेट होना ही होना चाहिए। मिनिमम एक बंदा, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक बंदा आपकी टीम का सेलिब्रेट होना चाहिए। अभी जो है हरी संजीवनी पे जब काम हो रहे हैं तो जितने भी लोग जो काम कर रहे हैं वो देखें कि हरी संजीवनी पे काम करने वालों का जो एवरेज आ रहा है वो एवरेज आ रहा है एक साल का 2,47,000 यानी कि 2.5 लाख रुपए से लेके 12 लाख तक का। हम मान लेते हैं कि यार कि मिनिमम 2.5 लाख का भी हो, हम लोअर साइड से पकड़ते हैं, लेकिन अगर 2.5 लाख का भी अगर 10 लोग आपकी टीम में अगर सेलिब्रेट सेल करते हैं, 10 काम करते हैं हरी संजीवनी प्रोडक्ट पे, तो आप सोचे कि एवरेज 20,000 का हो गया और 10 लोग हो गए तो 2 लाख का बिजनेस आपका वहां से खड़ा हो गया। यानी कि अभी तक हमने लिखा था कि 10 वीरांगनाओं से हमारा 20 लाख का बिजनेस, 20 पिंक पिन क्लब महिलाओं से हमारा 1 लाख का बिजनेस, 11 लाख का बिजनेस। वीर क्लब में अगर आपने 30-40 लोगों को कर दिया तो 20 लाख का बिजनेस आपका वहां से आ रहा है। और हरी संजीवनी पे आपने अगर 10 लोगों पे काम कर दिया और एवरेज अगर 20,000 का भी पकड़ो तो 2 लाख का बिजनेस आपका हरी संजीवनी से आता है। और हरी संजीवनी जो एग्रोबेस इंडस्ट्री है वो 50,000 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। कितनी? 50,000 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। और कोई भी मैन्युफैक्चर या कोई भी बिजनेस में जब इंडस्ट्री लगाता है तो सबसे पहले देखता है कि मेरे जो जिस प्रोडक्ट को मैं मैन्युफैक्चर करूंगा उस प्रोडक्ट का मार्केट साइज क्या है, उसकी कितना मार्केट साइज है। अब हमने क्या है कि इसको बिजनेसमैन की तरह से नहीं सोच पा रहे हम क्योंकि हमारा लगा ही कुछ नहीं है, न तो हमें फैक्ट्री लगानी पड़ी, न कोई बैंक से लोन लेना पड़ा, न उसके कोई मशीनें लगानी पड़ी, न लेबर को मैनेज करना पड़ रहा, न उसका रॉ मटेरियल कहां से आना ये पता करना पड़ रहा, न रॉ मटेरियल का पेमेंट कैसे भेजना क्या करना वो देखना पड़ रहा, हमें फिनिश प्रोडक्ट को मार्केटिंग कैसे करनी ये भी नहीं देखना पड़ रहा। इसलिए हमारे पास हमारी उस तरह की हमारी सोच नहीं बन पा रही। लेकिन जब हम बिजनेसमैन की तरह से सोचते हैं तो आप देखें कि ये 50,000 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है एग्रोबेस इंडस्ट्रीज। इतना बड़ा मार्केट है आपके पास। अगर हमने 10 लोग 20 लोगों को हमने स्पेशल करवा दिया, तैयार कर लिया और उन 20 लोगों को जनवरी के अंदर चाहे आप तो 3,000 रुपया लगेगा और आने जाने का खर्चा लगेगा। नासिक में 1 नाइट का हम एक ट्रेनिंग जो है कि वो प्रोग्राम आप मैनेज कर सकते हैं जनवरी के भीतर। सिर्फ उसमें 20 लोग ही जाए ना, सीरियस लोग जिसको हरी संजीवनी पे काम करना है। हमें भीड़ नहीं, क्योंकि जो न्यूट्रीचार्ज पे काम कर रहा है वो हरी संजीवनी पे काम नहीं कर पाएगा और जो हरी संजीवनी पे काम कर रहा है वो न्यूट्रीचार्ज पे काम नहीं कर पाएगा। देखिए यूज हमारे को करना है, शेयर करना है, ऐसा नहीं कि हमें ये नहीं करना है, लेकिन जो किसी के स्पेशलिस्ट की बात कर रहे हैं वो स्पेशलिस्ट उसका नहीं बन पाएगा। भाई पशुओं का डॉक्टर मानव का इलाज नहीं कर पाएगा ना, पुरुषों का इलाज तो नहीं कर पाएगा ना यार। पशु और पुरुष क्या दोनों पैसे शुरू होते हैं है? और पुरुषों का डॉक्टर पशु का इलाज नहीं कर पाएगा। तो हमें, लेकिन खाते दोनों हुए, अन्न खाते हैं, दोनों नहाते हैं, दोनों उठते हैं, दोनों सब कुछ करते हैं। तो हमारे को काम सब करने, लेकिन हमारे को पर्टिकुलर किसी में अगर स्पेशलिस्ट बनना है तो स्पेशलिस्ट बनने के लिए हमारे को कोई हरी संजीवनी में हमारे को स्पेशलिस्ट बनना है। देन हमारे पास जो आता है, अगला आता है प्रोडक्ट गुड डॉट का। जो गुड डॉट जो प्रोडक्ट है वो 2037 तक लगभग ये 30 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। अब आप सोचें कि 50,000 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है एग्रोबेस की और 30 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है गुड डॉट की। अगर उसका दोनों के टर्नओवर का सिर्फ 2% भी आपकी टीम में होने लग जाए या 1% भी होने लग जाए तो सोचो कि 2030 तक आपका कितना बड़ा बिजनेस होगा। 30 लाख करोड़ की इंडस्ट्री, उसका सिर्फ 1% कितना होता है आसिफ भाई? 1% 30 लाख करोड़ का
हाँ, आप अनम्यूट करें। 1% कितना होता है? 30 लाख होगा सर। यानी कि 30 लाख का आपका टर्नओवर होने लगे। 30 लाख हजार, 30 लाख करोड़ है तो 30 लाख करोड़ का आपका टर्नओवर होने लग जाएगा, 3 लाख करोड़ का, अगर हम 1%। लेकिन उस तरह की थॉट जब जब से हम कंसीव करेंगे और जब हम इस पे काम करना शुरू करेंगे तब जाके होगा। अभी आप देखिए कि मॉर्निंग सेशन, पता नहीं गामा के सेलिब्रेशन में आप आते ही नहीं आते, देखते नहीं दिखते, लेकिन गामा के सेलिब्रेशन में अभी डॉक्टर्स लोग भी बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। जैसे कि रीवा में तो डॉक्टर के गौतम और वो काम कर ही रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स लोग भी जो अभी महाराष्ट्र में यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, अमरावती में यहाँ पर, कि महीने का 1-1 लाख बीवी जो है कि डॉक्टर निकाल रहे हैं गामा से, और वो कई तरह की बीमारियों को चैलेंज के साथ इलाज कर रहे हैं। हमारा फोकस, क्योंकि हमारा गोल बड़ा नहीं, इसलिए हमारे को समस्याएं बड़ी लग रही है। हमारी समस्याएं क्या है कि हमारे अपलाइन आदिल भाई ने ये नहीं किया, फलाना नहीं किया। हमारी समस्याएं क्या है कि हमारे डाउनलाइन ने वो ये हमने ज्वाइन तो करा दिया लेकिन वो परचेज नहीं कर रहा। हमारी समस्याएं क्या है कि उन्होंने ऐसा कह दिया। क्यों? हमारा गोल ही बड़ा नहीं है। हम क्या कर रहे हैं ये पता नहीं। तो हमारा जो है कि अगर हम ये करें तो गामा के ऊपर, और आप लोगों में ने भी कई सारे लोगों ने गामा के रिजल्ट लिए होंगे और गामा पे बहुत अच्छा काम किया होगा, और बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट देखे होंगे। हो सकता है कि हमने टेस्टिमोनियल तैयार नहीं किए, वो एक अलग बात है, लेकिन आप चाहे मन से कुछ कहो नहीं कहो, चाहे आप बाहर कुछ कहो नहीं कहो, लेकिन आपकी अंतरात्मा तो ये बोलती होगी कि साला मैंने जो गामा के काम करके मैंने ये कितने लोगों की जिंदगियां बचाई और मैंने कितना स्वस्थ रहा। लेकिन जो चीज हुई हमारे साथ हम उसको तो भूल बैठे। लेकिन कौन सा क्या करने से क्या होगा हम उस पर ध्यान नहीं दें। वो ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। हमारे पास हमारा विजन बड़ा नहीं हो पा रहा। तो गामा के ऊपर अगर आप काम करो तो गामा से जो है कि मिनिमम 20,000 का जनरेट, अगर आपने 20 लोग अगर गामा पे काम करने के लिए तैयार कर दिया तो आपका 2 लाख का बिजनेस गामा से हो सकता है। देन अब हमारा जो बिजनेस है कि यार के जैसे कहते हैं कि यार के जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा बिजनेस, उतनी बड़ा बिजनेस उसका, उतना बड़ा उसका नेटवर्क, उतना बड़ा अमीर बनेगा, उतना पैसा आएगा। तो नेटवर्क को फैलाने के लिए हमारे को करना फोकस क्या है? प्लान सो सेंटर। पर ये काम क्या है? सारे डिसिप्लिन के सारे काम जो है डिसिप्लिन के हैं। प्लान सो सेंटर, प्लान सो सेंटर्स पे जब आप काम करते हैं तो आप चाहे यूपी है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र, कहीं पर भी आप जहां से बैठे हैं, एक जगह पे आप कई सारे जो है कि आप कर सकते हैं, सेम प्लान दिखा सकते हैं, लोगों से मिल सकते हैं। आप आज दीपांकर जी फैजाबाद बैठे हैं लेकिन साहिल भाई यहां से प्लान दिखा सकते हैं, तो दीपांकर जी अगर फैजाबाद में 10 लोगों को बिठाएंगे तब तो प्लान दिखा पाएंगे। अब हम लोगों को बिठाए नहीं, लोगों को लाए नहीं, लोगों से बात करे नहीं और हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, नॉट पॉसिबल। हम यार पेट में खाएंगे नहीं तो हमारी भूख कहां से शांत होगी? गोली को हम लाके जेब में रख लें और खाए नहीं कि मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा हूँ, डॉक्टर को जाके हम शिकायत करते रहे कि तुमने ट्रीटमेंट तो लिखा लेकिन मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, गोली ली नहीं। अरे नहीं, गोली तो मेरी जेब में, मेरी बॉडी के टच हो रही। अरे भाई, बॉडी के टच होने से काम नहीं चलेगा, ये अंदर जाएगी तब काम करेगी ये। तो हमें प्लान्स हो सेंटर्स पे, और एक देखिए कि हर जगह पे लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। हिंदी में इंग्लिश में एक किताब है 80-20 प्रिंसिपल, आप उसको हिंदी अगर उसका अनुवाद मिलता हो तो आप उस पढ़ लीजिएगा कि आप किसी भी चीज को जब वो टेल और हेड, एक सिक्के को अगर आप 20 बार उछालेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि 20 बार टेल ही टेल आएगा। और नहीं हो तो आज घर में एक
उदाहरण के तौर पे कर लेना, एक सिक्के को उछालना 20 ही बार आप उछालना कि 20 ही बार टेल आएगा है या 20 ही बार हेड आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या ऐसा आसिफ भाई? हाँ दीपांकर जी? नो सर, नहीं हो सकता। नहीं सर, नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता ना। नहीं। तो यानी कि हमारे पास अगर हम जब करेंगे तो हम अगर प्रयास करेंगे कि हो सकता है कि आपके पास ताश में कैसे है कि 52 पत्ते हैं, 52 पत्ते में 4 इक्के हैं, अब वो चारों इक्के हो सकता है लास्ट में ही निकले। हम क्या करते हैं कि 5 कॉल करते हैं, 10 कॉल करते हैं, ये नहीं हो रहा है। अरे भाई आप 20 कॉल तो करो, आप 100 कॉल तो करो, तो आपको 20 का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा? 100 लोगों को प्लान तो दिखाओ, 100 लोगों से बात तो करो। 20 लोग तो सुनेंगे जब 80-20 का रूल है, लेकिन 100 लोगों को बता के तो देखो। हम पहले 2 लोगों को बता के नहीं यार उसने मना कर दिया, वो नहीं होगा, अब मेरे से नहीं होगा। और दुनिया में जो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है वो है सेलिंग इंडस्ट्री। वैल्यू जो है एकमात्र एक ऐसा दुनिया का ऐसा प्रोफेशन है सेलिंग का, जिसमें कि व्यक्ति अपने महीने का चेक खुद लिख सकता है। आज चाहे वो नौकरी करता हो, चाहे बिजनेस करता हो, किसी भी तरह का कुछ कर रहा हो, लेकिन वो अपना चेक खुद या अपनी इनकम खुद नहीं लिख सकता। लेकिन एक सेलिंग प्रोफेशन वाला व्यक्ति अपनी इनकम का चेक खुद लिख सकता है कि मुझे इस महीने 50,000 कमाने, 1 लाख कमाना, 2 लाख कमाना, 4 लाख कमाना। तो हमारे पास जो है कि प्लान्स और सेंटर्स के, हमारे को पास प्लान्स और सेंटर्स पे हमारा फोकस होना चाहिए। अगर हम प्लान्स और सेंटर्स को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं सिस्टम, वहां पर अगर हम रोज नए लोगों को नहीं बिठा पा रहे हैं और उस नए लोगों की लिस्ट बना के हमारे अपने जो अपलाइन एलोस है उसके पास हम अगर नहीं भेज पा रहे हैं, तो हम सिस्टमेटिक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। जब हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं और उस जो ब्रेक चेन होता है उसका पीछे से पहिए के पास में जो स्क्रू को अगर वो टाइट नहीं करता, लूज कर लेता है, हम पेडल ब्रेक लगाते हैं और ब्रेक ढंग से लगता नहीं, तो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। यानी कि उसको भी अलाइनमेंट करना पड़ता है ब्रेक को। और अगर ब्रेक बहुत ज्यादा टाइट लग रहा है और अचानक से कोई गाय या कोई स्पीड ब्रेकर आया, आपने एकदम से ब्रेक लगा दिया, लेकिन ब्रेक इतना शानदार और जानदार जोरदार लगता है कि ब्रेक लगाते पहले गाड़ी स्पीड में थी और गाड़ी फिसल जाती है और तो भी आप गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये तारतम्य यानी कि बैलेंस बनाना जरूरी है हमारे। तो हमारे को प्लान्स और सेंटर्स पे हमारे को काम करना। देन आपकी टीम में जितने भी पिकअप सेंटर्स है, अगला पॉइंट आपके पास है कि पिकअप सेंटर के रिनोवेशन और उनको वंडरवर्ड पिक में, यानी कि उनको रिनोवेशन उसका सेलिंग पे जब वहां लोग आते हैं तो लोग जाने के बाद जब पिकअप सेंटर पे जाते हैं तो उस पिकअप सेंटर को ही कंपनी का रूप मानते हैं। वो ये नहीं मानते कि पिकअप सेंटर किसी इंडिविजुअल पर्सन का है। वहां की ब्रांडिंग, उसका बिहेवियर, उसके द्वारा लोगों के साथ में किस तरह से बर्ताव किया जाता है, वहां पर वो लोगों को कैसे क्या करना, वहां पे प्लान्स और सेंटर्स की जगह है कि नहीं है, उसके लिए वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है, खुद रिटेल करता कि नहीं करता, खुद अपने आप से प्लान दिखाता कि नहीं दिखाता, ये सारी चीजें, उसका बिहेवियर कैसा, लोग वहां आते हैं तो लोग वहां से नेगेटिव होके जाते हैं या पॉजिटिव होके जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपको जो है कि पीयूसी जो आपके टीम में जो पीयूसी है उसके रिनोवेशन पे काम करिए। और जहां पर भी आपका नेटवर्क जो 50,000 से 1 लाख का बिजनेस वॉल्यूम जिस जगह से जनरेट हो रहा, वहां पर पिकअप सेंटर खुलवाने की तैयारी करिए। जहां पर भी आपका 50,000 से 1 लाख के बीच का जो नेटवर्क बीवी आ रहा है, वहां पर आप पिकअप सेंटर करवाने की तैयारी करिए। और पिकअप सेंटर करवाएं तो आप ठेकेदार बनिए, नहीं कि बेलदार बनिए। आप ठेकेदार और बेलदार में क्या फर्क है? बेलदार को सिर्फ 8 बजे आना और 5 बजे जाने से मतलब है, लेकिन ठेकेदार को उस काम को निपटाने की, उस काम को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी रहती है। हमारी टीम के जितने भी पिकअप सेंटर खुल रहे हैं, उन पिकअप सेंटरों पे काम करना, उसको सही तरीके से बिहेवियर ठीक होना चाहिए, प्रोडक्ट जो को रख रखाव ठीक होना चाहिए कि जो पहले आ रहा है तो उसको सामान को पहले बेचना, बाद में आ रहा है उसको बाद में बेचना,
कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट में जब आते हैं तो फूड प्रोडक्ट को ध्यान नहीं रख पाता। तो ऐसी कई सारी चीजों पे हमारे को पीयूसी के रिनोवेशन और वंडरवर्ल्ड के रिनोवेशन पे हमारे को काम करना है, क्योंकि वहां पर हमारा टीम जो है, हम चाहे कितना मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमारा जो पिकअप सेंटर वो है, अगर वो लोगों को डैमेज कर रहा है तो आप बनाते जाएंगे और उधर डैमेज होता जाएगा। तो हमें बहुआयामी हमारे को काम करना पड़ेगा। देन हमारे पास है ज्वाइनिंग को, जितनी भी नई ज्वाइनिंग हो रही उसको एक्टिव करना। अब नई ज्वाइनिंग को एक्टिव करने में जितने भी रॉयल्टी एचीवर एक बार अपने अपने सुझाव देके हम उसको कैसे एक्टिव कर सकते हैं। मिश्रा सर आप पूछिए एक बार, जितने भी रॉयल्टी एचीवर्स है उनसे आप पूछिए कि उनके एक एक सुझाव दें आप, और जो पहले जिसने बोल दिया वो नहीं दे वापस। और उसको साहिल भाई आप लिखना भी सही देखो। यस सर। नियाजुद्दीन बोलो। जी सर, पीयूसी रिनोवेशन के ऊपर बात बतानी है तो सर। नहीं, जो एक्टिव ज्वाइनिंग नहीं है उसको एक्टिव करने का क्या क्या तरीका आपके दिमाग में है? जी, नई ज्वाइनिंग को पहले कैसे एक्टिव करें, फिर पुरानी को अलग करेंगे। जी, नई ज्वाइनिंग को एक्टिव करने के लिए हमें वेलकम मीटिंग उनके घर पे करना चाहिए। जैसे ही वो ज्वाइंट होते हैं उनके घर पे, चाहे वो डिजिटल या फिजिकल दोनों से कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग बाहर से जुड़ रहे हैं तो उनको वेलकम मीटिंग ऑनलाइन कर सकते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट्स का सही नॉलेज देना है कि कौन से प्रोडक्ट से हमें क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी बहुत बार क्या होता है कि प्रोडक्ट तो हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन पता ही नहीं होता है कि वो कौन कौन से हमारे पास प्रोडक्ट है। और उसका मतलब जो रेट का, जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये महंगा है सस्ता, तो उसको क्लियर करना है, कंपैरिजन कर। और बिल्कुल उनको जैसे वीडियो के माध्यम से मीटिंग के लिए इनवाइट करना है, क्योंकि जब तक वो मीटिंग में नहीं आएंगे तब तक वो एक्टिव नहीं हो पाते। जी सर, थैंक यू। मैं कह रहा हूँ एक एक बताएं ताकि सबका नंबर आए, जिसने जो बता दिया आपको दोबारा नहीं बताया। जी असीफ भाई। जी सर। जी सर, ज्वाइनिंग जब करते हैं तो नए लोगों के साथ जो टूल्स होते हैं अपने कंपनी के, टूल्स देना जरूरी है। जैसे कि अपने पास मार्केटिंग प्लान बुक है, या अपने जो प्रोडक्ट के जितने बुक है तो उनको साथ में दिलाना चाहिए। और एक चीज और, एक मैंने देखा कि मार्केट के जो प्रोडक्ट रहते हैं और अपने प्रोडक्ट को उनके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहिए। जैसे साबुन वगैरह, तो उनका रेट वेट क्या है, क्वालिटी क्या है, तो ये भी बता देना चाहिए तो अच्छा होता है। जी सर, टूल्स देना चल जी। जी सर, बिल्कुल सर। जैसे होम मीटिंग जब हो तो उसके फैमिली के सभी मेंबरों के साथ प्रोडक्ट की विशेषता बताएंगे कि प्रोडक्ट की पावर क्या है, प्रोडक्ट से क्या इनकम हो सकती है, और प्रोडक्ट से आपके घर में क्या बेनिफिट हो सकता है, और इसको लेकर के और आगे आप फ्यूचर में क्या काम कर सकते हैं। तो 100% सर इससे काफी एक्टिविटी बढ़ सकती है। जी सर, थैंक यू सर। और प्रिय रंजन जी तो ट्रेंड में ही हैं। प्रिय रंजन जी, आवाज आ रही है? प्रियरंजन जी ट्रेन में है, गुप्ता जी योगा कर रहे हैं। नहीं, गुप्ता जी छठ पूजा है तो इसलिए नहीं है। अच्छा, आज छठ है क्या? जी जी, आज ही छठ है? नहीं, आज छठ नहीं। गुप्ता जी के यहाँ छठ पूजा चल रही है। अरे सर, ऐसा थोड़ी है, हमारे बिहार का छठ है, आज नहीं है ना छठ पूजा। बहरहाल चलिए, कोई नहीं। सबका हो गया सर। 5 पॉइंट यहाँ पे आए हैं। नियाजुद्दीन जी ने कहा कि उनका वेलकम मीटिंग होना चाहिए, डिजिटल या फिजिकल। प्रोडक्ट की जानकारी के बारे में अचल जी भी बताए, रेट और क्वालिटी वगैरह के बारे में, और उसकी मीटिंग्स में शामिल करने के लिए ज़रूरी है उसको माहौल में रहना। और टूल्स के बारे में हसीब भाई ने कहा, होम मीटिंग की जिक्र किया अचल जी ने, और रागिब जी हैंड रेज किए। तो रागिब जी आप बताइए। तो सर, नए लोगों को ज्वाइन कराने के बाद उनके यहाँ होम मीटिंग, ये सारे पॉइंट्स तो सर लोगों ने बताए हैं। उसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि उसका हैंड होल्डिंग करके कम से कम 1-2 महीने उसका बिगिनर का लेवल अचीव कराने तक उसके साथ ग्राउंड वर्क करके प्लान शो करना, ताकि उसको सारी चीजें समझ में आ जाए और फिर वो एक्टिवली काम कर सके। हो गया सर?
और कोई जी। साथी? हाँ, CL तिवारी जी बोलिए। जय सिंह सर। जय सिंह। हेलो जी सर, होम मीटिंग के साथ साथ सर रेट वेट क्वालिटी का उसके बात करके उसको पूरा क्लियर करना चाहिए सर, और 90 दिन तक कम से कम उसको पूरी जानकारी के लिए उसको साथ रह के उसके फील्ड में जाके लिस्ट बना के और प्लान शो करने के टाइम भी उसको साथ में रखना चाहिए सर। अगर उसके पास टाइम है सर तो जहाँ भी आप जा रहे हैं 90 दिन तक उससे टच में रहने का और लेके साथ साथ में जाना है सर, ताकि वो देख सके और बिजनेस को समझ सके। जी सर, कंटिन्यू कीजिए। देखिए कि सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे कि आज CL तिवारी जी है, अगर जैसे कि इनका 3.5 लाख का बिजनेस करते हैं तो यानी कि महीने का 3.5 लाख, तो साल का कितना हो गया? 42 लाख। 42 लाख। 10 साल का 4 करोड़। यानी कि एक ये मिस्टर CL तिवारी अकेला नहीं, ये 4 करोड़ की इंडस्ट्री आपकी। ये आपने 10 साल तक आप इनके साथ काम करेंगे, लेकिन अगले 50 साल आपके बच्चे वापस इनके साथ काम करेंगे, इनके बच्चों के साथ 40 साल तक। यानी कि एक एक व्यक्ति हमारी करोड़ों की इंडस्ट्री है। जब हमारे मन में यह भाव आएगा तब हम उन लोगों को हम खड़ा कर पाएंगे। और हम कहते हैं कि लोग जुड़ते हैं पर काम नहीं करते हैं, तो उसके लिए क्या है कि आपको एक मैंने बात कही थी, जब तक किसी व्यक्ति से फ्रेंडशिप यानी कि उस व्यक्ति से दोस्ताना फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, पार्टनरशिप एंड लीडरशिप, यानी कि हम डायरेक्ट उसको हम ये करते हैं कि उसे लीडरशिप की बात करें कि तुम्हारे को यह करना, तुम्हारे को यह करना, लेकिन वो होगा नहीं। पहले उससे फ्रेंडशिप करवानी पड़ेगी, उसके साथ उसका रिलेशनशिप करना पड़ेगा, देन उसके साथ उसको पार्टनरशिप का आभास दिलाना पड़ेगा, और तब जाके ये उसमें लीडरशिप आएगी, वो काम करना शुरू करेगा। ये थोड़ा टॉपिक लंबा है अपना, काफी सारी चीजें लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर हमारे पास नए लोगों को, हमारे को एक नई ज्वाइनिंग को एक्टिव करना है तो 2 चीजें आप अपना लीजिए। शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूं, जिसपे कि साहिल भाई और मिश्रा सर आपको वापस आगे बात करेंगे। पहली है कि जिस तरीके से साहिल भाई ने वो डेप्थ के 2 बना रखे हैं, उसी तरीके से जितनी भी नई ज्वाइनिंग होती है उस नई ज्वाइनिंग का नंबर उस ग्रुप में डाल दे कि ये इसने ज्वाइन किया, और उसके एक्टिव अपलाइन जो भी हैं वो एक्टिव एलॉयस हर व्यक्ति उसको फोन करे और बोले कि हेलो, जैसे कि यार हेलो संतोष जी, आपका आरसीएम बिजनेस में स्वागत है, क्या आपका बेसिक ट्रेनिंग हो गया? फिर दूसरा फोन करेगा नयाजुद्दीन जी फोन करके, हेलो संतोष कुमार जी, आपका आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ा स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, आप और हम मिलकर बहुत कुछ बड़ा करेंगे, क्या आपका बेसिक ट्रेनिंग हो गया? यानी कि हर व्यक्ति 5 लोग 10 लोग जब एक नए ज्वाइन वाले व्यक्ति की ये बात करेंगे कि आपका आरसीएम बिजनेस में स्वागत है, आप और मैं मिलके बहुत कुछ बड़ा करेंगे, आप और हम मिलके बहुत कुछ बड़ा करेंगे, और क्या आपका बेसिक ट्रेनिंग हो गया? तो इमीडिएट वो बेसिक ट्रेनिंग के लिए वो तैयार हो जाएगा। और बेसिक ट्रेनिंग में जो आपके पास वेलकम मीटिंग से पूर्व की तैयारी की चीजें जो दे रखी है, वो चीजों को फॉलो करना, और किसी भी मीटिंग में उसके साथ 30 मिनट से मैक्सिमम 40 मिनट से ज्यादा की नहीं होनी है। ठीक है, तो आपको 2 चीजें कि नई एक्टिव करने वाली ट्रेनिंग को, यानी कि वेलकम मीटिंग से पूर्व की तैयारी के जो 12 पॉइंट है वो फॉलो करने हैं, देन उसको कॉलिंग करके ये बात करनी है हमारे। ठीक है, देन इसी तरीके से हमारे पास टीम में जो कि मैंने एक लेग स्ट्रक्चर बनाने की जो बात कही थी, उस लेग स्ट्रक्चर जैसा साहिल भाई ने बना भी रखा होगा, तो वो लेग स्ट्रक्चर का जैसे कि डेप्थ को बना के, कि डेप्थ वाला जो है पॉइंट को पकड़ के
वहां डेप्थ में जहां 5,000 का बिजनेस हो रहा उसको हमारे को बिगिनर बनाने पे काम करना, और उसके ऊपर वाले जो लोग हैं उन लोगों से हमारे को बात करनी, वो हमारी पुराने जो लोग हैं, ओल्ड जो ज्वाइनिंग है उसको जगाने का काम है। और वहां पर भी लॉ ऑफ एवरेज काम करेगा 80-20 का, कि आप 10 लोगों से 20 लोगों से बात करेंगे तो 20 लोग जगेंगे, लेकिन आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो एक वो कौन सा दोहा है कि न करसरी आवत जावत छिलत पर पड़त निशान है। तो ये ऐसे ही जब ये तो इंसान है, हम अगर जब 100 लोगों से जब कंटिन्यूटी आप बात करेंगे तो 20 लोग तो काम करना शुरू करेंगे, लेकिन हमारे को ये करना करेंगे। तो जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर है उनका डेप्थ का, जैसे कि डेप्थ का जो पॉइंट है वो सबको एक एक पॉइंट साहिल भाई नयाजुद्दीन जी को अलग बता देंगे, इनको हसीब भाई को अलग से बता देंगे, अचल शर्मा जी को अलग से बता देंगे, प्रियरंजन तिवारी को अलग से बता देंगे, और पीसी गुप्ता जी को अलग से बता देंगे कि आपका ये पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो कि पिछले महीने अक्टूबर में जहां की ये 5,000 का बिजनेस हुआ, आपको नवंबर में 25,000 का बिजनेस करना है। इसके लिए आपको जो 5 दिन 7 दिन जो भी करना है वो करें। आपकी लीडरशिप को यहाँ दिखाना है कि 5,000 के बिजनेस को 25,000 करने पे काम। अब जो 5 का 25 हो रहा है उसके ऊपर जो भी लोग हैं उन व्यक्ति से बात करें, देखें कि नीचे 5 का 25,000 हो रहा है। और अब आपको क्या डेप्थ काउंसलिंग, मेरा काउंसलिंग वाला अगर आपने वीडियो देखा होगा काउंसलिंग वाले प्रोग्राम में, कि किस तरह से हमारे को डेप्थ काउंसलिंग करनी है, कि यहाँ 25,000 हो रहा है, उसके ऊपर वाले को बोला कि भाई नीचे 25,000 हो रहा है, तुम कितना करके अपने सेकंड ग्रुप में 10 करके तुम स्टार्टर बन सकते हो, उसके ऊपर फिर तुम्हारा नीचे इतना बिजनेस हो रहा है, तुम इतना करके ये कर सकते हो। तो उन लोगों के साथ में हमारे को इस तरीके से बात करनी है। ये आदिल भाई को भी ये बता देंगे इस तरह से। तो वो क्या होगा कि हमारे पास पुराने जो डिस्ट्रीब्यूटर है कॉलिंग से और उससे डेप्थ काउंसलिंग से वो एक्टिव हो जाए। और देन उस पर हमारे को करना क्या है कि उन लोगों को 2 महीने तक मीटिंगों में, कंटिन्यूटी जूम की मीटिंगों में बिठा, उसके संगत में, माहौल में लाना। उनको कहते हैं ना कि संगत, आदत और गुरु ये जो बहुत बड़ा मायने रखता है। तो उसको ऐसे माहौल में लाने के लिए उनको इस मीटिंगों में लेके आना है, ताकि वो मीटिंगों में बैठते रहे और उनको डेप्थ काउंसलिंग में आप बिठाते रहे। डेप्थ काउंसलिंग जब आप करें, डेप्थ काउंसलिंग जब करें तो हर महीने कोई ना कोई 2 इनएक्टिव लोगों को आप शामिल कर लें, ताकि वो उनको पता चले कि हमारे नीचे कितना बड़ा बिजनेस हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लोग किस तरह से काम कर रहे हैं। और डेप्थ काउंसलिंग के बारे में पूरा फार्मूला साहिल भाई को पता है, मिश्रा जी को पता है, वो डेप्थ काउंसलिंग पे। लेकिन देखिए कि जिस काम को किया हमने, लेकिन उसको हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे में नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो काम तो रिजल्ट देता है। और जितने भी कहावत भी है कि अच्छे लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन साथ लेके चलना आसान है। और बुरे लोगों को इकट्ठा करना आसान है, लेकिन साथ लेके चलना मुश्किल है। यानी कि हम उस काम को, डेप्थ काउंसलिंग हमने किया लेकिन उसको सुचारू रूप से नहीं कर पाए, इसका मतलब उसके काम के रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन हम उसको व्यवस्थित कर नहीं पा रहे हैं किसी भी चैलेंज की वजह से। तो उसको अगर आपने पहले किया तो सबसे पहले तो हमारे पूर्व के अतीत की जो धारणाएं हैं, विचार है, उनको आपको ये करना पड़ेगा। जब तक आप उसको नहीं करोगे, उसको हटाओगे नहीं, जब तक आपके नए विचार, नई धारणाएं, नए तरीके से आप काम कर नहीं पाओगे। तो हमारे को जो है कि पुराने लोगों को हमारे को इस तरह से एक्टिव करना। देन हमारे पास जो न्यूट्री चार्ज के जो ऑफर्स है, आज जितने भी जो हमारे लीडर्स है, आज सपोज करो कि दीपांकर जी है और दीपांकर जी के अपलाइन आदिल भाई का अगर थाईलैंड टूर क्वालिफाई होता है तो दीपांकर जी का सीना चौड़ा होना चाहिए कि आदिल भाई का, मेरे अपलाइन का, दीपांकर जी का, आज मेरे अपलाइन का थाईलैंड टूर कंप्लीट हुआ तो कल मेरा भी होगा। तो सारे जितने भी हमारे अचीवर्स है, वो अचीवर्स आप तैयारी करिए कि उनके देखिए कि मेरे सबके थाईलैंड टूर में कितना कितना कम पड़ रहा है, और डोमेस्टिक टूर में कितना, लीडर्स क्लब में से कि डोमेस्टिक टूर में कितना कम पड़ रहा है और थाईलैंड टूर में कितना कम पड़ रहा है। अगर सब थाईलैंड टूर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गोवा टूर तो सबको हासिल करना है, सारे अचीवर्स को। अब उसको हमारे को करने के लिए हमारे पास जो कि 5,000 वाला ऑफर था वो तो चला गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर था, अक्टूबर तो गया, अब नवंबर बचा। नवंबर में हमारे पास जो है कि 2,500 वाला ऑफर। इस 2,500 वाले ऑफर्स में हम कितने लोगों को ला सकते हैं? और जब भी 2,500 वाले ऑफर में जब हम लोगों को लाए तो हमारे भाव होने चाहिए लोगों का स्वास्थ्य, हमारे भाव होने चाहिए कि लोगों के घर में प्रॉस्पेरिटी आ रही है,
हमारे भाव होना चाहिए कि लोगों के घर से बीमारियां दूर भग रही है और लोगों के घर में पैसा आ रहा है। अगर हमारे भाव ये होंगे कि नहीं ये कर लेगा तो मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा या ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो फिर वो हो नहीं पाएगा। तो आपके पास 2500 बीवी में आपके पास मिनिमम एक रॉयल्टी अचीवर को, मिनिमम से मिनिमम एक रॉयल्टी अचीवर के ग्रुप में, दोनों ग्रुप के अगर बात करें तो 20 से 25 लोग उसके इसमें होने चाहिए। क्योंकि 4,65,000 के बिजनेस में से अगर 25 लोग भी नहीं हैं, 25 लोगों का बिजनेस कितना होता है 2,500 से 62,500 है ना, 62,500, यानी कि 4 लाख, जबकि होना चाहिए कितना 57% न्यूट्रिशन से। तो 2,500 न्यूट्री चार्ज के जो है कि इस ऑफर में होने चाहिए। इसी तरीके से 1,000 रुपए के ऑफर में और 500 रुपए छोटू ऑफर में, इसमें आप अपनी टीम के साथ में जो है कि कंप्लीट काउंसलिंग करके हर व्यक्ति को इसमें इन ऑफरों में शामिल करवाना। और एक और काम है, हमारे जो पिकअप सेंटर्स है उसके ऊपर हमारे पास गुड डॉट को सेल करने के लिए आप फूड फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। कोई ना कोई एक्टिविटी की फूड फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसमें आप चाहती से या किसी से संपर्क कर लेंगे, टीम गुड डॉट टीम से आप संपर्क कर लेंगे तो फूड फेस्टिवल भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपका, और जितनी भी हमारे पास जो पीने हैं, एक बार ध्यान रखें कि हमारे पास जितनी भी पीने, चाहे गोल्ड आ रही हो, चाहे स्टार गोल्ड आ रही हो, चाहे प्लेटिनम आ रही हो, चाहे स्टार प्लेटिनम आ रही हो, उनको फाउंडर की जगह पे लेके उनको कंफर्म पीनू को बदलने पे काम करना है। और कंफर्म पीनू के जो भी क्राइटेरिया है वो आपके बिजनेस का लॉकिंग मोड है। कंफर्म पीनू पे काम करिए आप, कंफर्म पीनू के ऊपर। तो कंफर्म पीनू के ऊपर काम करने के लिए हमारे को ये जो है कि कंफर्म पीनू पे काम करना है। और एक है कि हैबिट प्रोग्राम, क्योंकि हैबिट प्रोग्राम में देखिए कि कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रह सकता है। और सुबह पहले 6 बजे से, जैसे कि एक आपका चलता है, लेकिन सुबह 6 बजे से लेके 7:40 तक टीसीजी का जो प्रोग्राम चलता है, जिसमें 6 बजे से लेके 7 बजे तक योगा चलता है जो कि शरीर के ऊपर करता है, और 7 बजे बाद हैबिट प्रोग्राम चलता है। अगर आप लोग सिस्टम के साथ उसके साथ प्लग हो जाएं और उसमें आप काम करें तो बहुत बड़ा अच्छा हो सकता है कि कई तरह के लोगों की बीमारियां ठीक हो रही, सब कुछ हो रहा है योगा और हैबिट के ऊपर। हम अगर अलग से नहीं चला पाए तो आप टीसी छावड़ा जी के नाम से आप उस प्रोग्राम में आप शामिल हो सकते हैं, उसको प्रमोट करिए आप, ताकि वो हैबिट प्रोग्राम जो है कि आपका लोगों की हैबिट, जब एक कहते हैं ना गिरगिट को देख के गिरगिट रंग बदलता है, अकेले पपीते का पेड़ कभी भी खिलता नहीं है, वो फलता फूलता नहीं, क्योंकि जब तक उसमें तितलियों के द्वारा परागण नहीं होता, जब तक नर और मादा का जैसे कि वो परागण नहीं करते हैं, तब तक उसमें फल नहीं लगते हैं। तो आप उसमें शामिल हो जाएंगे तो आपको क्या है कि मास लेवल पे आपको ये लगेगा। और अगला है हमारा एसओपी, सिस्टमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसपे कि संजीव जी ने या उन्होंने काफी सारी बात की। लेकिन एसओपी के ऊपर हमारे को डेली वर्किंग मोड में कौन क्या कर रहा है, जिसको वॉच करना है और उसको टास्क देना है, उनसे बात कर करके उनके शेड्यूल बनाने और उस शेड्यूल को पूरा करना है। और फिर आखिरी है मेरा महीना 3 लेवल 3। महीना 3 लेवल 3 अक्टूबर में जिनका बिजनेस 0 या 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए से कम का है, सबको नवंबर में 5,000 लेकर आना है।
जिनका अक्टूबर में 5,000 था उसका नवंबर में 10,000 करना है। दीपांकर जी, आपकी टीम में 1,000 रुपए से 5,000 से कम वाले कितने लोग थे अक्टूबर में? सर हमारी टीम में सर 5,000 से कम वाले बहुत लोग हैं सर, करीब नहीं तो मेरे ख्याल से 15 लोग हैं सर। अच्छा, तो इस महीने आपका टारगेट है कि जो भी 15 लोग हैं, 15 लोगों का बिजनेस 5,000 होना चाहिए, जिनका एक लेवल आप यानी कि उनका बिजनेस 5,000 होना चाहिए। अब 5,000 वाले कितने लोग हैं? सब 5,000 वालों में से सब 4 लोग हैं सर। तो उस 5,000 वाले लोगों का 10,000 होना चाहिए। ठीक है सर। क्या उनका बिजनेस नवंबर में 5,000 होना चाहिए? जिसका अक्टूबर में 5,000 था उसका बिजनेस नवंबर में 10,000 होना चाहिए, और जिनका अक्टूबर में बिजनेस 10,000 था उनका बिजनेस नवंबर में 20,000 होना चाहिए। महीना 3 लेवल 3, यानी अक्टूबर में हम जिस जगह पे खड़े हैं नवंबर में उससे अगले पायदान पे जाना हमारे को। एक सिंपल सा रूल याद रखो, वो सारी चीजें आप ये तैयारी कर लें कि महीना 3 लेवल 3। देन हमारे पास ये सब हम कब कर पाएंगे कि जब हमारे पास कुछ करने की, कुछ पाने की, कामयाबी की भूख होगी। तब बिना भूख के आप पे ये कर नहीं पाएंगे। अगर वो भूख नहीं है, वो जज्बा नहीं है, वो जुनून नहीं है, वो भूख नहीं, तो भूख पैदा करिए, उसके बिना हो नहीं पाएगा। डायमंड क्लब पे इसकी नियमित ट्रेनिंग है, डेटा पे काम करना, डिस्प्ले वॉल खुलवाना, ये बहुत सारे तरह के काम है, क्योंकि हमारे को आज से वही काम करें कि जो एक्शन बेस हो। ज्ञान हमने खूब 2 साल से ले लिया है, लेकिन आज से अभी जो पॉइंट टिका है इन पॉइंट पे डेली पे आपका डिस्कस होना चाहिए। हमारे पास पुराने साथियों को एक्टिव कैसे करें, नियमित प्रोडक्टों की ट्रेनिंग है, प्रोडक्टों की ट्रेनिंग कैसे ज्यादा हो, डाटा पे काम करना। उसके साथ साथ में हमारे को डिस्प्ले वाल या जितनी भी डिस्प्ले वाल है और पिकअप सेंटर उनका FSSAI का लाइसेंस का वो रजिस्ट्रेशन करना। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनके कि आपको अपने हिसाब से कि हमारा बिजनेस कैसे, हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, कैसे क्या क्रिएटिविटी, वो सारी चीजों पे आप काम करिए, तभी जाके आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। और ये जो है कि जब आप इसको निकालेंगे तो ये आपकी रॉयल्टी से लेके डायमंड तक का आपका सफर का काउंसलिंग आज कि मेरे को अगर डायमंड जाए, मुझे बिजनेस बढ़ाना है, यानी कि वीरांगना की संख्या बढ़ानी, पिंक क्वीन क्लब की उसकी संख्या बढ़ानी, वीर क्लब की संख्या बढ़ानी, हरी संजीवनी पे काम करने वालों की संख्या बढ़ानी, गुड डॉट पे काम करने वालों की संख्या बढ़ानी, गामा पे काम करने वालों की संख्या बढ़ानी, प्लान 100 सेंटरों की संख्या बढ़ानी, प्लस उसमें गैदरिंग को बढ़ाना। मेरे टीम में जितने भी पीयूसी है मुझे उसके रिनोवेशन पे काम करके पीयूसी की संख्या बढ़ानी। जो भी न्यूट्रीचार्ज के ऑफर चल रहे हैं उसमें मुझे लोगों की संख्या बढ़ानी। आप वो संख्या बढ़ाते जाओगे, आपकी पीने बढ़ती जाएगी। अब उसको आप जितना चाहो जितना मल्टीपल करते जाओ, जितना आपका बिजनेस चाहिए उसमें आप भाग दो, उस हिसाब से करते जाए। तो अल्टीमेट कामयाबी का यही रास्ता है, और कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वैसे ये डायरेक्ट सेलिंग है जो कि एक हर सेगमेंट के लोगों को कामयाब बनाने वाली इंडस्ट्री है। वैसे ये शॉर्टकट है, और शॉर्टकट में फिर शॉर्टकट नहीं होता। इसको आपको करना ही पड़ेगा और सीखना ही पड़ेगा और इसको अमल में लाना ही पड़ेगा, लोगों को चुनना ही पड़ेगा। अगर आप चाहो कि मैं लोगों को चुनूं नहीं, लोगों के साथ करूं नहीं, अलग अलग फील्ड के ग्राहक बनाऊं नहीं, अलग अलग फील्ड प्रोडक्ट वाइज मैं टीम तैयार करूं नहीं, प्लान 100 सेंटर में करूं नहीं, तो फिर वो चलने वाला नहीं है। फिर तो जैसे वही है कि कामयाबी ठीक है, जैसे जैसे चल रहा है कि कोई ना कोई आपके नीचे ऐसा हमारे को ऐसा बंदा मिल जाएगा जो कि ड्रीमर होगा, जो सिस्टमेटिक ढंग से काम करने वाला होगा, प्रोफेशनल तरीके से काम करने वाला होगा। ऐसा इंतजार करें उस व्यक्ति के आने का, तभी जाके हमारे को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। थैंक यू, मैंने काफी समय आपका लिया आज। ओवर टू मिश्रा सर और साहिल भाई। हेलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट में आपके जबान से जो बात निकली वही बात एकदम सच है कि आज की जो काउंसलिंग हुई है ये पूरा आपको डायमंड बनाने तक की काउंसलिंग हो गई। अब जो आपका समय शुरू होता है, अब
ये अमिताभ बच्चन जी का बहुत ही टैग लाइन, सिग्नेचर लाइन है, जो कौन बनेगा करोड़पति में वो बोलते हैं। तो वाकई मतलब आज की जो काउंसलिंग हुई उसमें कुछ बचा नहीं। सारी जो बातें हैं, वो जो भी चीजें हमें डायमंड बनने तक जाने के लिए जरूरत पड़ती है, वो सारी चीजों का आपने जिक्र किया और एक एक चीज को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आपने बताया। और एक जो आपने वो लॉ ऑफ एवरेज की बात या जो कबीर जी के दोहा की बात की थी कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। तो ये बात भी बिल्कुल उतना ही सच है कि, और मिश्रा सर भी हमेशा हम लोगों को यही सिखाते हैं कि आरसीएम बिजनेस इतना साधारण बिजनेस है और ये सीख के करने वाला बिजनेस नहीं है, ये करके सीखने वाला बिजनेस है। क्योंकि दुनिया का सारा जो काम है वो सीख के किया जाता है। जैसे हम लोग कोई जॉब कर रहे हैं या फिर हमारे अचल शर्मा जी जो है फैशन डिजाइनर है, या मिश्रा सर जो है वो सर्विस में गवर्नमेंट जॉब में क्लास 1 ऑफिसर रहे हैं, तो जब तक इन्होंने सीखा नहीं इनकी सैलरी शुरू नहीं हुई। पर कमाल की बात है आरसीएम की कि इसमें करते करते आदमी सीख जाता है। और हर व्यक्ति को यही आज की जो बातचीत है प्रहलाद जी की बात से ये बात को समझ लेना है कि जब करना शुरू करेंगे तो 100% आप सीख जाएंगे। और एक दिन ऐसा होगा कि जिस तरीके से आज प्रहलाद सर लगभग पकड़ लीजिए कि महीने का 200 करोड़ की इंडस्ट्री बना चुके हैं इतने कम समय में, केवल 21 वर्षों के प्रयास में। वो भी इन्होंने 5 से 6 साल तक पार्ट टाइम किया है और रात में केवल 2 घंटा सोए हैं। क्योंकि इन्होंने जो आज एग्जांपल दिया स्कूल के बारे में कि स्कूल की प्रतियोगिता में होते तो बहुत सारे बच्चे हैं, भाग भी कुछ लोग ले लेते हैं, पर जीतते वही हैं जो तैयारी करते हैं। तो हमें आज से इसी पूरे फॉर्मेट पे बातचीत करना है। और मैं उम्मीद दिलाता हूं सर को कि जब भी आप अगले महीने आपकी काउंसलिंग की डेट हम लेंगे तो आप को इस टीम में इस महीने जो आपने बातचीत किया है, चाहे लेवल 3 महीना 3 की बात हो और चाहे वीर क्लब, वीरांगना क्लब, सभी चीजों का श्री गणेश हो चुका हो, जो कि अब तक अभी नहीं हुआ है। पर इस महीने हम लोग पूरा संकल्प लेते हैं कि इस प्रकार से, चाहे गुड डॉट की बात आपने की, चाहे हरि संजीवनी की बात की, डेटा एनालिसिस की बात अपने आईडीएसए के वेबसाइट से जो हम दिखाया कि किस प्रकार से न्यूट्री चार्ज और कॉस्मेटिक के बिजनेस या हेल्थ के बिजनेस और कॉस्मेटिक के बिजनेस को हम अपने बिजनेस में उसी प्रकार से हमारा बिजनेस होना चाहिए। तो ये सारी बातें वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण है। और सभी साथियों ने, जो भी 31 साथी यहाँ पर अवेलेबल बचे हैं अभी तक, वो सभी साथी एक बड़ा कुछ करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि कुछ साथी जो हैंड रेज करें और 2-3 साथियों का भी फीडबैक लेंगे कि अब तक आपने क्या, जो आज की बातचीत रही, जिसमें सबसे पहले मैं चाहूंगा नियाजुद्दीन जी अपना माइक चालू करें। जी सर, जय सिंह जी। आज की जो बात से सीखेंगे, ट्रेंड को फ्रेंड बनाना है। मतलब आज के टाइम में जो चल सकता है उसी पे हमें फोकस करना है। और सर ने जो बताया कि वीरांगना क्लब और कीसोल, मतलब जो अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग जो लोग हैं उनको स्पेशली उस पर ट्रेनिंग करना है। सबको कॉमन एक ही प्रोडक्ट का ट्रेनिंग के लिए नहीं करना है, मतलब स्पेशलाइज जो जिस फील्ड में कर सकते हैं उसके लिए उनको ट्रेन करना है। और जो सर ने जो बताया कि मतलब जो नई ज्वाइनिंग को कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हमें फोकस करना है जी। और बहुत सारी चीजें और भी हुई है जी। थैंक यू सर। सर ने जो बताया उसको तो नोट आप तैयार कर लेंगे और करे होंगे, पर आपको कैसा फीलिंग कैसा हो रहा है वो बताना है बस। आज की जो काउंसलिंग हुई उसमें जो आपने क्या महसूस किया, इसके कोई शब्द नहीं होते, वो सिर्फ आपको बताना है कि आपको क्या लग रहा है, आपका जो मोरल है, वो जो आपका मोटिवेशन पावर अंदर से जो क्या फीलिंग आ रही है। जी 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 सर, जो सर ने भी इससे पहले भी काउंसलिंग हुई थी तो उसमें सर ने बताया था कि अगले
अगला जो एनिवर्सरी होगा उसमें एमराल्ड लेवल का सेलिब्रेशन कराना है। बिल्कुल इस प्रोग्राम से वो सारी चीजें क्लियर होगा, ये हो गया है कि हमें अगले साल एनिवर्सरी में बिल्कुल एमराल्ड लेवल का सेलिब्रेशन करना ही करना। जी जी अचल जी। जैसे महागुरु जी के माध्यम से जो आज इस ट्रेंड में अपने आप को फ्रेंड लोग ढूंढना और ज्यादा से ज्यादा जो सर की जो काम पॉइंट को बारीकी से बताना, सर 100% हम सबके लिए बहुत ही मार्गदर्शक बनेगी है। और सर के हम बहुत बहुत आभारी हैं कि उनका इतना कीमती टाइम हम लोग को मिला है। और आज शायद मेरे हिसाब से हम लोग को पहली बार इतना 2 घंटे का टाइम मिला है। तो अगेन सर के बहुत बहुत आभारी है। सर बहुत कुछ सीखने को मिला है और 100% इसमें पूरे जो सर ने बताया जुनून आप अंदर होना चाहिए। तो रियली सर हम लोग को खुद ही पैदा करना पड़ेगा और बिल्कुल हम तैयार हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। सर को मौका नहीं देने बोलेगा सर। थैंक यू सर। आसिफ जी, राम लक्ष्मण साहू जी। जी सर। सर का आज की जितनी बातें सभी बिल्कुल हम लोगों को, सारे लोगों को कामयाब होने के लिए है। लेकिन सर ने जैसे बताया कि आज सबसे पहला काम है कि अपने साथ बहुत से लोगों को लेके आना, हुजूम को लेके आना, एक बड़ी फौज खड़ा करना और उसमें से कुछ चंद लोगों को, जो लोग चाहते हैं कामयाब होने के लिए, उनको चुनना और उनके साथ मिलकर उनके ड्रीम को पूरा करना, उनके सपनों को पूरा करना। तो क्या होगा कि जब उनके सपने पूरे होंगे तो हम सारे लोगों के सपने, ये चीज हमें करना बहुत जरूरी है। दूसरा सर ने बताया कि जो मैन और वुमेन की बात किया कि वुमेन के अंदर जो पावर होता है, जो क्षमता होती है, हर चीज मल्टीटास्क होते हैं, तो यकीनन हमें अपने टीम के अंदर जितने भी लेडीज ज्यादा हो उनके ऊपर हम काम करें तो बहुत बड़ा काम हो सकता है उनके माध्यम से। और वीरंगना के बारे में सर ने बताया। मैंने कुल मिला के ये कहें कि अगर इन सब सारे चीजों पे पॉइंट पे काम करें तो हम सारे लोग यहाँ पे बिल्कुल अच्छे सक्सेस हो सकते हैं, सभी की कामयाबी हो सकती है। जी सर, थैंक यू। बलराम प्रजापति जी, राम लक्ष्मण साहू जी, आर के दीपांकल सर। हाँ सर, जय आसिम सर। सर आज के सर जी से जो आपने जो बताया है सर, बहुत ही अच्छी चीज बताया है सर। हम तो पहले नर्वस हो चुके थे कि जो नई ज्वाइनिंग होती है सर, उनको कैसे एक्टिवेट करें सर। तो सर आज ये बहुत बड़ा ये मंत्र हमको मिल गया है सर कि उनको कैसे एक्टिवेट करना है सर, उनको कैसे समझाना है, कैसे बताना है, कैसे प्रतिनिधि कराना है सर। इससे सर बिल्कुल हम निश्चित हो गए हैं कि जो मंत्र आज दिया है सर, उसी को हम सब लागू करेंगे सर। वेरी वेरी थैंक्स सर जी को सर। बलराम प्रजापति जी, पांडे जी, राम लक्ष्मण साहू जी। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए पांडे जी। हाँ सर ने जो बताया बहुत अच्छा बताया, उसी के हिसाब से हमको काम करना है और उसी के हिसाब से करेंगे तो अच्छे अगले पिन पे जाएंगे। जो सर ने बताया पिन के बारे में कि ये पिन यही महीने में, अगले पिन दूसरे महीने में, तो उसी हिसाब से हम नीचे सीएल तिवारी जी। पांडे जी, आपको डॉक्टरों की टीम खड़ी करनी है। पिछले 4-5 साल से आपसे यही बात करता आ रहा हूँ। हेलो। हाँ सर। बॉम्बे सेंट्रल में बैठे हैं, डॉक्टर के हॉस्पिटल में बैठे हैं और आप डॉक्टरों की टीम खड़ी नहीं कर रही। अब तो दामाद और बेटी भी सुन रही है आपकी इस बात को। जी सर। अभी तक तो मैं बम्बू कर रहा था, लेकिन अब बेटी और दामाद वो भी बम्बू करेंगे आपको। जी सर करेंगे, जरूर करेंगे। ना आराधना पांडे आपकी बेटी है ना? नहीं, उपमा पांडे। उपमा पांडे जी, आराधना मेरे छोटे भाई की वाइफ। अच्छा, तो अब देखो कि आपके छोटे वाले भाई की पत्नी भी है, दामाद भी है, सारे सुन रहे हैं। अब आपको एक डॉक्टर की टीम तैयार करनी है। अभी तक तो हम आपको दूर हैं या इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन अभी आपके पीछे जो हरदम आपके साथ रहते हैं उनको पीछे लगा रहे हैं अब आपके। जी सर करेंगे जरूर। हाँ ओके सर, नमस्कार सर। जार सिंह सर। हाँ लक्ष्मण जी बोलिए। सर जी सुने, सब इस काम को लागू करेंगे सर जी। और जो बताए हैं जैसे जैसे नए ज्वाइनिंग पर, हमने तो कल परसों भी एक नया ज्वाइनिंग डाले हैं, एक आज भी डालेंगे सर जी। लेकिन सर जी थोड़ा समस्या आ रही है, देहाती क्षेत्र है ना, लोगों के पास पैसे नहीं है। एक बार जुड़ते हैं फिर दोबारा सामान नहीं लेना चाहते, लेकिन है प्रयास में सर जी। मीटिंग में तो सर जी एक भी आदमी नहीं जुड़ना चाहते। ये सब सीखने का विषय है।
सभी आदमी को तो बताते हैं, अभी जगदीश जी भी यहाँ पर हमारे प्लम्बर जी हैं। अच्छा, अब मैं आपको 3 सवाल पूछता हूँ, 3 सवाल का जवाब दीजिए। आपके घर के आसपास कितना पिकअप सेंटर है? 4 गो पिकअप सेंटर है सर जी। अब 3 किलोमीटर पे भारत में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ 4 पिकअप सेंटर बताइए? 3 किलोमीटर के क्षेत्र में 4 पिकअप सेंटर और सभी सक्सेसफुली चल रहे हैं। अब दूसरा सवाल का जवाब, जब दूसरे टीम की मीटिंग होती है तो उसमें पैसा दे के लोग जाते हैं या फ्री में जाते हैं? पैसा दे के जाते हैं। आपके आसपास ही होता है, 3 किलोमीटर के अंदर ही मीटिंग होता है। तो हाँ, तो आप बताइए यहाँ फ्री में कैसे लोग नहीं आते? इसका मतलब यह है कि हमें सीखने की आवश्यकता है। जिस तरह दुनिया में आपने बहुत सारी चीज सीखी है, आप ट्रैक्टर चला लेते हैं, हमें तो सीखना है ही सर जी। लोगों को इस बात का विजन नहीं लगता है, इसलिए नहीं आना चाहते हैं। लोगों का दुनिया में ऐसा कोई मसला ही नहीं है ना, मसला तो अपना है। प्रहलाद जी ने आज अपनी बातचीत में एक बात जरूर कहा है कि जिस बच्चों के अंदर हमारा खून दौड़ रहा है, वो बच्चे भी हमारी बात नहीं मानते, फिर भी हम उसको कैसे चुचकार के, दुलार से, जैसे भी करके, किसी भी लालच से। और आप तो इस बात के, चूंकि आप हमारे मतलब वरिष्ठ हैं और मैं आपको बचपन से देख रहा हूँ, आप बहुत ही कर्मठ व्यक्ति है। इस बात को आपसे ज्यादा कौन जानता है? पर्सनल बात है। मतलब आपका इतना लायक बेटा है, फिर भी आपने प्रॉपर्टी दिया उसको, है ना? आप समझ लीजिए। ऐसे ही दो चार लायक बनाइए इसमें, आरसीएम में। हाँ सर जी, एकदम 100% प्रयास एकदम बनाएंगे सर जी। अब अभी पर्व का दिन था, जहाँ भी फोन सवेर से 10 आदमी को मैंने फोन किया, कोई भी आदमी नहीं आने के लिए तैयार, नहीं जुड़ने के लिए तैयार है। पबनी है, ऐसे है वैसे, कह भाई दे लो, लीजिए। ये अपने दिमाग का खेल है सर, एक्चुअली ये सिर्फ अपनी मानसिकता है। अब देखिए, पूरे हिंदुस्तान को इसलिए बताया हूँ क्योंकि आपके यहाँ पर 100, 200, 300 लोगों की मीटिंग होती है, रूबी करके मीटिंग जाते हैं, सफायर करके मीटिंग जाते हैं, और वहां पे 300, 400 लोगों की गैदरिंग होती है और सब लोग 100 रुपए टिकट दे के जाते हैं। आपसे 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर कपिलेश्वर में मीटिंग होती है, और उसी कॉलेज में मीटिंग होती है आपकी यहाँ पर, केवटी में हुई थी, केवटी में होती है। ये आप ही बता रहे हैं, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान को बता रहा हूँ कि मसला क्या है ना? वो गालिब का एक शेर है ना कि जिंदगी भर मैं वो आईने को साफ करता रहा, दाग चेहरे पे था पर आईना साफ करता रहा, ऐसा कुछ तो शेर है गालिब का। मतलब दाग कहाँ पे था? आईना चेहरे पे था, मगर वो जिंदगी भर क्या किया, वो आईना को साफ कर रहा था। आईना को साफ कर रहा था। हाँ, तो वो लफड़ा है, सिर्फ सोचने के नजरिए की फर्क है, बस और कुछ नहीं। सिर्फ अपने को सीखना है साहब। ठीक है सर। ठीक है सर जी, जय हिंद। जी हाँ, बंसराज जी बोलिए। गुरु जी जय सिंह सर। जय सिंह। गुरु जी को सर जी प्रणाम। और सर जी जो ने बताए हैं उसके ऊपर हमने इस महीने से काम शुरुआत किया हूँ, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया सर जी। जो मतलब मैंने 3 साल में नहीं कर पाया हूँ, वो मतलब मेरा इस महीने का रिजल्ट दिखाई दिया है। कम से कम सर जी अभी तक 10,000 प्रोडक्ट में, पुराना प्रोडक्ट जो अगले महीने में बिल कटाए थे, प्रोडक्ट मेरा सेल हुआ सर जी, जो बताया था उसी हिसाब से किया हूँ सर जी। बहुत बढ़िया सर जी रिजल्ट आ रहा है और इसी के ऊपर काम करेंगे सर जी। और बहुत अच्छा लग रहा है सर जी। आज सर का खून दौड़ रहा है मेरे शरीर के अंदर, यही मेरा सर रिक्वेस्ट है सर जी, क्योंकि सर जी के जवानी से जो सीखा हूँ सर जी, वही मैं खड़ा हूँ सर जी। क्योंकि जब भीलवाड़ा में टीसी जी के साथ में सर जब गया था, तो वहाँ पे बताया गया था कि आप भले ही अकेले, लेकिन आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। तो सर जी का ही देन है। कल मैंने यशो साहब जो हमारे भिनगा के थे, एक फोन पे इतना बड़ा केस निपटा दिया सर जी, न्यूट्री चार्ज का ही देन था कि सर जी मैं पूछूं ना, हमारे रिश्तेदार में कम 50 लोग थे, तो वहाँ पे बोले कि कौन आदमी आ गया तो इतना बड़ा केस निपट गया है। तो ये हमारे गुरु जी का एक खून है जो हमारे शरीर में दौड़ा, और कल मैं मान सम्मान जो पाया सर वहाँ पे, अभी आज 2 ज्वाइनिंग वहाँ से होगी सर जी। जय सर। अभी आपको जो पिछली बार काउंसलिंग हुई थी उसमें डेली वर्किंग और आपके साथ टीचर थे स्कूल से आते वक्त का, जो उसको उस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अब उसको वॉच करने का तो आप पे काम है कि हम उसको, जैसे कि आपको हेल्थ चेकअप कैंप करना था, आपको दोनों साला बहनोई को, जो टीचर थे उनको गांव से आते वक्त बीच बीच में मीटिंगें करनी थी, वो कौन से पॉइंट खड़े किए? जी वहाँ पे सर जी अभी उन्होंने सर, अभी अपने उनके दुकान है सर जी, कुछ ये जो त्योहार था भुरकी दीपावली का, इसमें वो लोग बिजी थे सर जी। अभी कृष्ण कुमार जी भी थोड़ा सा खेती को लेके और उसमें बिजी रहते हैं सर, और अभी फुर्सत मिलेगा सर उसके ऊपर काम करेंगे। और मैं पर्दा का बुकिंग किया हूँ सर जी, 14 तारीख को हमारा पर्दा भी चलेगा, उसी 14 तारीख से सर वो लोग काम शुरू करेंगे इसी के ऊपर।
टिकट लगा रहे हैं कि फ्री में दिखा रहे हैं? नहीं सर, टिकट लगा के रहेंगे, क्योंकि अगले साल हम पर्दा पे किए थे सर जी, तो अच्छा रिस्पॉन्स आया था। अब की बार और पर्दे पे करेंगे सर जी, टिकट लगा के करेंगे। हाँ बड़े बिल्कुल। लेवल गोरेगांव बाजार में भी टिकट लग रहा है, मुंबई सेंटर में भी तैयारी चल रही है, और भी जगह जगह जहाँ जहाँ पे भी है, पर्दा लगाइए, टिकट बुक कीजिए और उसकी तैयारी कीजिए। जी तो बढ़िया बहुत है। बहुत शुक्रिया गुरु जी को ऐसा आशीर्वाद मिलने का। और कल मेरा मन भर गया सर जी कि आरसीएम ने क्या क्या मुझे देगा जिंदगी में। जय आरसीएम। जय सिंह। ठीक है, तो सभी साथियों को लास्ट में जो वो शेर मुझे याद नहीं था, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। यही एक्चुअली आम आदमी की कहानी है कि धूल तो चेहरे पे थी पर आईना साफ करता रहा। तो ये बहुत ही कॉमन सी बात है। और हेलो जब जी जी सर, हमारा रिजल्ट है सर यहीं पे। मैं आज खेत में आया हूँ यहाँ। मैं आलू लगाया था सर जी, जो हरी संजीवनी के बारे में, तो उसका वीडियो बना करके डाल दीजिए ग्रुप में। डाल ठीक दिया है, हूँ। ये देखिए सर, इसमें आलू लगा है सर जी हमारा। ठीक है। अभी बहुत सारे लोगों के पेट में आलू उबल रहा है क्योंकि काफी लंबी मीटिंग हो गई है। तो आज मैंने भी टाइम ज्यादा ले लिया। नहीं, अच्छा किया सर आपने। मैं तो 326 दिन ही लिखा था, पर आपने तो पूरा आने वाले मतलब 10 साल का कर दिया काउंसलिंग आज आपने। जी 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 सर, प्रणाम गुरुदेव। जय सिंह। प्रणाम प्रणाम बलराम जी। जी जी सर, जो सर बताए ने आपने हेल्थ चेकअप के बारे में, तो सर बिल्कुल सर शुरुआत किए हैं, और अभी डेली नहीं हो पा रहा, लेकिन सर किए। अभी परसों गए थे सर, 4,300 रुपए का प्रोडक्ट सेल हुआ था। कल भी हुआ सर। न्यूट्रिशन पूरा हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट सर सेल हो रहे हैं, और जो साथी को मैंने प्रोडक्ट दे रहे हैं उनसे फीडबैक अच्छा मिल रहा है। तो सर उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मुझे काम करना है सर। हेल्थ चेकअप और न्यूट्री चार्ट, जो भी हेल्थ के प्रोडक्ट है सर, उसी पर मैं काम करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट से मिलता है। 2 व्यक्ति गए थे वहाँ, 1,300 रुपए का इनकम की कैश हुआ। दोनों लोग 50-50 करके हम लोग सर काम कर रहे हैं उस पे, और करेंगे सर बिल्कुल सर। 100% रिजल्ट आएगा। और आज की माइक बंद हो गया बलराम जी। हमने नोट किए हैं सारी चीजें सर, उसको फॉलो करेंगे। थैंक यू जय सिंह सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपके पीछे ये किताब पढ़ी शंकर बंसाली की, इसमें 40 पेज तक आरसीएम का नाम कितने बार आता है? 40-50 पेज तक सर पूरा अभी नहीं पढ़ पाया, बीच में सर इसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए पूरा नहीं पढ़ पाया अभी सर। इतना ये रखा सर, खाली इतनी बुक पढ़ पाए हैं सर मैंने, और इसको पढ़ेंगे सर आपकी देन से। तभी सर इसको मंगवाए थे, लेकिन अभी नहीं पढ़ पाए सर पूरा। मैंने एक ही बार सर इसमें अभी मैंने हाँ साहिल भाई, एक अभी ये 2 चीजें और करो आप, बुक ऑफ द मंथ और प्रोडक्ट ऑफ द मंथ। पूरा करेंगे सर, उसको पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। बुक ऑफ द मंथ में जैसे कि ये किताब पढ़े और इस किताब की समरी को बुलवाना, ताकि इस किताब का मुख्य संदेश क्या है। यस सर। ताकि सबको समझ में आ जाए कि कौन क्या कहना चाह रहा राइटर। यस सर। तो ठीक है, और कोई साथी जो अपनी बातचीत रखना चाहेंगे? बाकी इसको हम आज, प्रिय रंजन जी कहीं स्टेशन आया कि नहीं? रंजन जी का अभी तक नेटवर्क में है, ये बड़ी बात है। ट्रेन भले जनता है पर लग रहा है कि अच्छा नेटवर्क दे रहा है आपको। रंजन जी तो ऐसे ही लग रहा है खुला हुआ है। ठीक है, ओके सर। तो मिश्रा सर इसको समापन किया जाए। बिल्कुल ठीक है, तो ये आगाज है मतलब नए साल की, और 2022 में सभी साथी जितनी भी सेगमेंट है, चाहे वो वीरांगना हो, वीर क्लब हो, पिंक पर्ल हो, और हरी संजीवनी हो, गामा ओरिजिनल हो, जो भी बातचीत होगी उसमें हम एटलीस्ट सभी रॉयल्टी अचीवर मिनिमम एक, मैक्सिमम आप कितने भी लोगों का सेलिब्रेशन करवा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम सब लोग बोलेंगे एक बार। जय आरसीएम। मेरा चार्ज सर।